जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें खुश होना चाहिए। हमने क्लास सिक्स हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। मतलब कंप्लीट किया नहीं है, आज लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 हम करने वाले हैं आज, क्लास सिक्स हिस्ट्री एनसीईआरटी का, बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। इसके बाद आपकी क्लास सिक्स की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी एंड परसों से हम क्लास सेवन्थ की ओर बढ़ेंगे। एंड मंडे है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी नेक्स्ट वीक में चालू कर रहा हूँ। तो मज़ा आने वाला है दोस्तों। अब तक हमने देखिए हिस्ट्री में कितना लंबा सफ़र तय कर लिया हम। तब से पूरी एंशंट हिस्ट्री हमने कवर की। उससे पहले हमने स्टोन एज पढ़ा था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से हम मानव सभ्यता जब अच्छे से जीने लग गई, मतलब एक सब सिविलाइजेशन जब बनने लगी, तब से हमने काफ़ी चीज़ें देखी। पर उससे पहले हमने स्टोन एज देखा, जिसमें हमने पैलियोलिथिक यानी पुराना, जैसे हम कहते हैं पुराना, फिर मेसोलिथिक, मीडियम स्टोन एज एंड मिडल स्टोन एज कह लीजिए। एंड उसके बाद हमने नियोलिथिक देखा, स्टोन एज हमने पढ़े। उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए, जिसमें हम देखते हैं कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं, आपकी मिस्र की सिविलाइजेशन, और मिस्र यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन भी पूरे विश्व में फैल रही थी। यानी महत्वपूर्ण आपकी तीन सिविलाइजेशन उस टाइम पे फ्लरिश हुई थी। इंडस वैली, जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसके बाद आपका मेसोपोटामियम एंड मिस्र की यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हमने ये देखा। उसके बाद हम लेटर वैदिक पीरियड में आए, फिर हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा। उसके बाद हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा। मतलब महाजनपद जब फॉर्म हुए थे, तो उसमें एक महाजनपद आपका था मगध। मगध में हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर फ्लरिश होता है, जो एकदम पूरे भारतवर्ष पे जिसका शासन था, ठीक है। उसी के साथ हम देखते हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म भी शुरू हो रहा होता है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एम्पायर हम देखते हैं। फिर देखते हैं बीच में जो पोस्ट मॉडर्न जब डिक्लाइन हुए, उसके 500 सालों तक कोई भी बड़ा एम्पायर नहीं बनता है। छोटे मोटे एम्पायर्स वगैरह, किंगडम्स वगैरह बनते हैं। हमें पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ट्रेड वगैरह भी हमें उस टाइम पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम 320 एडी में जैसे ही जाते हैं, एनो डोमिनी या कॉमन एरा, तब हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा तो नहीं, पर एक बहुत विशाल एम्पायर गुप्ता एम्पायर बनता है। वो भी डिक्लाइन होता है, ठीक है, वो भी डिक्लाइन होता है। उसके बाद हमने देखा हर्षवर्धन, मतलब हमने देखा 500 से लेके हमने 700 तक देखा। अब हम हर्षवर्धन हो गए, हर्षवर्धन से आते हैं सतवाहना, फिर चालुक्यास, पालावास, ये सब हम देखते हैं। ये सारे किंगडम्स आते हैं गुप्ता एम्पायर के बाद। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों, आखिर इतना सब तो हम देख लिया। ये सब आपका हो गया था जो हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े, 10 चैप्टर हमने पढ़े, कि आपकी एंशंट हिस्ट्री होगी। एंशंट हिस्ट्री आप ये भी है बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स, जो हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास सिक्स हिस्ट्री का। पर आप इसे आर्ट एंड कल्चर से भी जोड़ के देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर की अगर आपने किताब नितिन सिंघानिया पढ़ी होगी या पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते होंगे नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। तो उसमें भी आपने अगर पढ़ा है तो बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा होगा। तो मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से हम आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत देखेंगे कि आखिर आर्ट वार्ट, जो आर्ट वगैरह था, बिल्डिंग्स कैसी बनती थी, ठीक है, पेंटिंग्स कैसे थे, ठीक है, बुक्स क्या क्या लिखी गई थी, ठीक है। तो हम ये सब देखने वाले हैं। तो आई होप आप सब तैयार होंगे। अगर तैयार हैं तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। नहीं अच्छी लगी, अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। ये मेरा फ़र्ज़ है, धर्म है आपकी मदद करना। क्योंकि ये लेक्चर मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। जब मेरे पास कुछ ज्ञान है तो मैं उसको अपने माथे में रख के कोई फ़ायदा तो है नहीं ना, आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम करने वाले हैं दोस्तों क्लास सिक्स हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। आई होप आप सब जुड़ गए होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैज़ वर्क ऑन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की।
हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देख लिया। कोई कोई हिस्टोरियंस तो ये भी मानते हैं कि हम जैसे कहते कई ऐसे भी कहते हैं कि मिस्र की जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी ये सबसे पहले आई थी, पर ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो सबसे पहले आई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने अपनी एक सिविलाइज, उसके बाद हमने मतलब अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर ली थी मानवों ने। ठीक है, तो हम देखते इंडियन सिविलाइजेशन है आपकी, वो पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट है। तो हमें, ठीक है, हमने सिविलाइजेशन देखी, हमें उस टाइम पर तो चलिए लिटरेरी सोर्सेज नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उतने नहीं मिले ना लेटर वैदिक पीरियड में हमें पता था, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में आपके वेदास आए थे। उपनिषद क्या था, उपनिषद मतलब टीचर ने सुना दिया, मतलब वो बोल चाल में ही रहता था। अब वो जब आप किसी को बोल रहे हैं, मतलब कुछ पढ़ाया अपने मुंह से या ज्ञान दिया, उपनिषद में ज्ञान मतलब टीचर से आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर आपने किसी और को बताया बताया पढ़ाया पढ़ाया बताया, ठीक है, तो इस तरीके से ना चले, इसलिए लोगों ने उसे लिखना शुरू कर दिया बाद में। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में मैं कह रहा था, लेटर वैदिक पीरियड में हम जैसी हैं तो कुछ सोर्सेज वगैरह मिले। हम ये भी देखते हैं मॉडर्न टाइम पे क्या होता है, आपकी कुछ बुक्स भी मिलती हैं जिससे हमें मॉडर्न्स के बारे में पता चलता है। जैसे क्या थी आपकी मेगस्थनीज की इंडिका थी, नाम याद रखिएगा, एंड अर्थशास्त्र थी कौटिल्य की। ठीक है, तो उसके बाद भी जब हम देखते हैं ना, देखिए गुप्ता एम्पायर हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया, तो इस टाइम पे या इसके बाद भी कई लिटरेरी सोर्सेज भी हमें मिले, आर्ट वगैरह देखने को मिले। आर्ट में पेंटिंग्स वगैरह आप देखते हैं कि अजंता केव्स में आपने पेंटिंग्स बना रखी, ये देख लीजिए, ये एक बुद्धा तो नहीं है, ये बुद्ध मतलब बुद्धा के फॉलोअर थे एक, उनकी पेंटिंग्स बना रखी हैं अजंता में, मतलब देखिए। उसके बाद आपके स्तूपास डेवलप हुए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्तूपा सांची स्तूपा। ठीक है, तो हम ये सब देखते हैं कि इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी जो था या लिटरेचर, वो इस टाइम पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना तो उसमें हिस्ट्री थोड़ी अलग हो जाती है, हिस्ट्री थोड़ी अलग हो जाती है। देखिए यहाँ तक तो थे, हमें लिटरेरी सोर्सेज उतने नहीं मिले पर मिले हैं, ठीक है, कई सारे मिले हैं। पर जब हम मिडाइवल इंडिया में जब आते हैं ना तो काफ़ी सारे लिटरेरी सोर्सेज वगैरह हमें मिलते हैं। लिटरेरी सोर्सेज, पोएट्स वगैरह भी काफ़ी सारे आते हैं उस टाइम पे जो उनके बारे में बताते हैं, एंड काफ़ी सारी बायोग्राफीज़ वगैरह भी मिलती हैं। ठीक है, चलिए हम फिर शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। द आयरन पिलर, इस चैप्टर में जो सबसे पहले आपको टॉपिक दे रखा आयरन पिलर, तो आइए हम आयरन पिलर के बारे में जाने थोड़ा सा। द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन। जो आपका आयरन पिलर है, ठीक है, अगर आप मेहरौली गए होंगे, मतलब ये कुतुब मीनार के आसपास, एक कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही पड़ता है ये, तो आपने कभी ना कभी आयरन पिलर देखा होगा। पर हम क्या करते हैं, सिर्फ देख लिया, अच्छा लोहे का एक पिलर सा है, ठीक है, पता नहीं, ये नहीं सोचते कि वो बनाया कैसे होगा, क्या कलाकारी की हो यही तो फ़र्क हो जाता है। ठीक है, जिसको इन सब की नॉलेज होती है वो उन चीज़ में भी सुन लेगा, वाह व्हाट अ मास्टर पीस, ऐसे कहने लग जाएंगे। वैसे सही में आयरन पिलर एक मास्टर पीस तो है ही। हम सिर्फ देख के आ जाते हैं कि लोहा है, फ़ोटो खिंचवा लिया, ठीक है, चीज़ करके, ठीक है, हम उसके बारे में कभी सुनते नहीं है। पर चलिए मैं आपको आयरन पिलर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ। आयरन पिलर आपका मेहरौली में है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब रिमार्केबल एग्जांपल है आपका इंडियन स्किल्स। देखिएगा अगर क्राफ्ट पर्सन की, तो क्या मतलब क्या मास्टर पीस बनाया है। उसके बाद ये देखते हैं, इट इज़ मेड ऑफ आयरन। जब आयरन पिलर नाम है तो साइड सी बात है, आयरन से ही बना है। 7.2 मीटर ये हाई है, ठीक है, और इसका लगभग वज़न 3 टन है, 3 टन इसका वज़न है। अब इसे कहा जाता है कि ये लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। 1500 साल पहले अगर बनाया गया तो जाहिर से आप समझ सकते हैं कि 1500 साल पहले किसका रूल था, गुप्ता एम्पायर्स का रूल था। एंड उस टाइम पे आपके रूलर कौन थे, मेन रूलर कौन थे, चंद्रगुप्त वन थे, चंद्रगुप्त टू थे, सॉरी, समुद्रगुप्त के जो लड़के बेटे थे। द पिलर मैंशनिंग अ रूलर नेम चंद्रा, जो पिलर है ना उस पर मैंशन किया गया है, किसका नाम लिखा गया, चंद्र का मेंशन किया गया। एंड चंद्र, मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त को ही हम चंद्र कहते थे। वैसे इन्होंने अपना नाम विक्रमादित्य भी रख रखा था, ठीक है, बाकी सब ने अपने रख रखे थे। आपके चंद्रगुप्त वन ने कि हम महाराजा धीराज हैं, किंग ऑफ द किंग्स। उसके बाद आपके ये क्या समुद्रगुप्त हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं भी चलो कुछ चेंज भी नहीं करता, मैं भी अपने आप को महाराजा धीराज ही कह लेता हूँ। उसके बाद आपके चंद्रगुप्त जो टू आते हैं, ये कुछ इनके दिमाग में खुराफाती सोचता है, तूफ़ानी कुछ सोचता है,
तो ये कहते हैं नहीं यार, मैं अपने आप को महाराजा धीराज नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को कहूँगा विक्रमादित्य, नाम में ही दम है। ठीक है, तो हमें चंद्रगुप्त टू के बारे में इसमें पता चलता है, जिनका चंद्र से नाम मेंशन किया गया है, हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। इन लोगों को लगता है कि हाँ ये वही चंद्रगुप्त टू हैं जो गुप्ता डायनेस्टी या एम्पायर से जो बिलोंग करते थे। ठीक है, पिलर वॉज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। सबसे बड़ी खूबी जो दोस्तों आयरन पिलर की है ना, देखिए अगर हम इसे सिर्फ एक पिलर की तरह देखेंगे ना तो ये कुछ उतना खास नहीं दिखेगा आपको। अगर हमने देखा कि हाँ यार एक पिलर बना रखा है, क्यों आज भी तो बना दें, आयरन पिलर है, ऐसे ही एक पिलर हम भी खड़ा कर देते हैं। बस फ़र्क देखिए दोस्तों यहीं आ जाता है, ये जो पिलर है ना इस पर आज तक जंग नहीं लगी है, जंग नहीं लगी है। तो और ये भी नहीं, अगर मैं सोचिए आज एक साइकिल खरीद के लाऊं या कोई भी एक लोहे की चीज़ अगर खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 1 साल उसको मैं छोड़ दूँ, ठीक है, और जंग देखिएगा कितना भयंकर लगता है उस पर। अगर हम उसका ध्यान रखें और ध्यान भी रख लें तो कभी ना कभी उसमें 5-6 साल में आपका जंग लग ही जाता है। पर ये हमें पता है क्या होता है, ये आयरन पिलर इतना फेमस क्यों हुआ और इसे हम क्यों कहते हैं कि एक मास्टरपीस है ये दोस्तों, क्योंकि इस पर जंग लगा ही नहीं है। ये 1500 साल पहले बनाया गया था और आज तक इस पर जंग लगा ही नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस टाइम के जो क्राफ्ट्स पर्सन थे या लोग थे उनको मतलब धातुओं की नॉलेज यानी मेटल्स वगैरह की नॉलेज कितनी ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा उनको नॉलेज थी मेटल्स वगैरह की। देख रहे हैं आप कि मतलब आयरन पिलर पे आज तक जंग लगाई ही नहीं है, समझ रहे हैं। मतलब वाह यार मास्टरपीस है, मतलब उस टाइम के एक अगर देखिएगा ना आप देख, अब आयरन पिलर, अब अगर आप आयरन पिलर अगर आप देखने जाते हैं मैरोली वगैरह में तो आप एक चीज़ देखिएगा, उसको ध्यान से देखिए, आपको कुछ लिखा लिखा भी मिलेगा उस पर, ठीक है, लिखा हुआ मेरे भी मिलेगा। फिर मतलब ध्यान से देखिएगा तो उस पर जंग नहीं है, ठीक है। मतलब यह देखिए पता है क्या होता है आजकल, हम पता है 1500 साल पहले आप ये समझ लीजिए उस टाइम की टेक्नोलॉजी उतनी तो थी नहीं, ठीक है, फिर भी उन लोगों के पास इतनी सही मेटल्स की नॉलेज थी, मेटल्स की इतनी भयंकर नॉलेज थी कि मतलब मास्टरपीस बना दिया था। देखा आपने, मास्टरपीस एकदम, मेटल्स की इतनी भयंकर नॉलेज एंड मतलब धातुओं की इतनी भयंकर नॉलेज की ऐसी चीज़ उन्होंने बनाई, ऐसा एक पिलर बनाया जो जंगी ना लगे। और सही बात है, अगर जंग लग जाती है तो कौन जानता कि आयरन पिलर पे क्या लिखा हुआ है, किसने बनवाया है, पता ही नहीं चलता। हम तो एक अगर गैस भी कर पाते हैं तो सिर्फ उसी की वजह से, सब चीज़ छुप गई होती। ठीक है, 1500 साल ये पहले पुराना है। आइए हम आगे चलते हैं। आयरन पिलर आपने देख लिया, स्टोरी समझ ली, ये देखिए कुछ ऐसा सा है आयरन पिलर आपका, ठीक है, आयरन पिलर है। अब आयरन पिलर आपने देखा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे कुछ लिखा गया इसमें आयरन पिलर पे, इस भाषा में ऐसा कुछ लिखा गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। देखा आपने, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक बार बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में देखेंगे कि मतलब ब्रिक्स एंड स्टोन की भी तो उन्हें नॉलेज थी, आखिर उनका क्या किया। देखिए, द स्किल्स ऑफ अवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव सच एज सुपर। मतलब जो हमें स्किल्स वगैरह जो देखते हैं को मिलती हैं इन लोगों की, अगर अब हमने क्राफ्ट पर्सन मतलब यार इतना समझिए, अगर आज के टाइम पे कोई बंदा एक मास्टर पीस ड्रॉ कर दे या बना दे तो हम क्या कहते हैं, वाह यार क्या मास्टर पीस बनाया है, ठीक है, क्या मास्टर पीस बनाया है, हम कह देते हैं ना क्या आर्ट है। तो आप ये सोच रहे हैं कि उस टाइम के पहले, अब मैं तो एक चीज़ मैं बात बताऊं, अगर जब मानव केव्स में रहते थे, केव्स वगैरह में रहते थे, अगर वो सिंपल सा क्या कहते थे कि एक इंसान बनाया, लकड़ी जैसे हाथ दिखा दिया, लकड़ी जैसे पैर दिखा दिए, तो उसे भी हम कहते थे यार मास्टर पीस बनाया। मतलब आर्ट देखिए, हर समय पे आर्ट की वैल्यू अलग अलग थी। पर चलिए उसकी तो बात नहीं करेंगे, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। द स्किल्स ऑफ अवर क्राफ्ट पर्सन, मतलब यार देखिए क्या था ना कि हमें स्किल्स वगैरह तो उनकी पता चल गई, आयरन पिलर बनाया। फिर हम देखते हैं ना कि इन्होंने जो अपनी स्किल्स की तरह से बिल्डिंग्स वगैरह की इन्हें नॉलेज, ब्रिक्स एंड स्टोन्स की जो इन्हें नॉलेज थी ना, उसकी देखिए उससे हमें कैसे पता चलता है, स्तूपास सर्वाइव कर रखे हैं, कई स्तूपास मिलते हैं आपको, देख रखा आपने कि स्तूपास, ये आपका सांची स्तूपा है, सांची स्तूपा है, ये आप देख रखे हैं एक डोम शेप्ड का बना रखा है। फिर ये आपका प्रदक्षिणा पथ हो गया जो ये बना रखा है। फिर आपका ये एंट्रेंस गेट हो गया, ये प्रदक्षिणा पथ हो गया। फिर इसमें हम वही क्लॉक वाइज में राउंड राउंड खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं। और ये रेलिंग है आपकी, ये देख रहे हैं।
तो ये है आपका स्तूपा, इन्होंने बना रखा था, मतलब इनकी भी इनको अच्छी से नॉलेज थी। स्तूपास किसके लिए बनाया गया था आपको भी पता है, बुद्धास वगैरह के लिए बनाया गया था। ठीक है, बुद्धा वगैरह को मतलब हम जैसे जानते हैं ना कि किसी भी भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो उसके लिए मंदिर वंदिर बना देते हैं, तो बुद्धा के लिए भी एक ये बना दिया गया था कि यहाँ पे अगर हम जाएँ तो बुद्धा को याद करें। वैसा ही सा था, स्तूपास इसलिए बनाए गए थे। चलिए हम आगे चलते हैं। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंट। जो वर्ड स्तूपा है इसका मीनिंग है माउंट। ठीक है, देर इज़ अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्तूपा। अब देखिए पता है क्या है, ये जैसे स्तूपा है ना, तो एक स्मॉल बॉक्स वगैरह इसके बीच में रख दिया है इस डोम के अंदर। ठीक है, अब हम तो वहाँ जा नहीं सकते। ठीक है, रख दिया। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेस ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर और थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स ऑन कॉइन्स। अब हमें क्या लगता है ना, हमें क्या लगता है, जो जितना हम जानते हैं कि इसके अंदर अगर बुद्धा के लिए बनाए गए तो ज़्यादातर उनके अंदर क्या होते होंगे, बुद्धा के तीत हो गए, बोन्स हो गए, एशेस वगैरह बुद्धा के मिलते होंगे जिसकी वो पूजा मतलब पूजा करें, प्रार्थना करें। फिर उसके फॉलोअर्स के भी हो सकते हैं, ये बुद्धा के फॉलोअर्स के भी हो सकते हैं। एंड मतलब कुछ थिंग्स वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, कॉइन्स वगैरह हो गए, ये भी उस डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, दिस बॉक्स नोन एज अ रैलिक कैस्केट। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, रैलिक कैस्केट कहते हैं। वॉज कवर्ड विथ अर्थ। वॉज कवर्ड विथ अर्थ मतलब पृथ्वी से कवर्ड नहीं किया गया, मतलब पत्थरों से पूरा एकदम अच्छे से कवर कर दिया गया। मतलब मान लीजिए एक डब्बा है, बॉक्स है, मतलब सॉरी डब्बा कह रहा हूँ, बॉक्स है, रैलिक कैस्केट जिसे हम कहते हैं। उसमें अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड प्रीशियस चीज़ें रखी गई हैं जिससे हम प्रार्थना करते हैं, तो पता चलता कि किसी का दिमाग ख़राब होता, वो कहता नहीं यार बुद्धा यहाँ पे शूट नहीं कर रहा है, मतलब इनकी बुद्धा सॉरी कह रहा हूँ, इनकी चीज़ें शूट नहीं कर रही, चलो ये डब्बा अपने घर ले चलते हैं, ये अब बॉक्स अपने घर ले चलते हैं, बुद्धा की प्रार्थना हम वहीं अपने घर पे करेंगे। तो ऐसा ना हो, तो मतलब उस टाइम के लोगों ने इस चीज़ को भी समझा। देखिए कितना क्या बढ़िया दिमाग था कि उन्होंने इसको पूरा कवर कर दिया कि उसकी कभी चोरी ना हो सके, मतलब उसे कोई कभी अपने घर ले जाए या कहीं और ना ले जा सके। समझ गए आप? फिर हम देखते हैं लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन टॉप, जैसा आपने ये देखा। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विथ कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। डोम लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह बना दिए मतलब स्टोन स्लैब्स वगैरह के भी इनको देखिए, ये जब देख रहे हैं ये स्टोन स्लैब्स वगैरह हैं, इससे भी इन्हें ढक दिया गया। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा। आपको मैंने बताया है ना कि ये पूरा जो देख रहे हैं ये प्रदक्षिणा पथ बना रखा है। क्यों बना रखा है? डिवोटीज वगैरह जो प्रार्थना करने आते हैं यहाँ पे, बुद्धा को मानते हैं या जो घूमने आते हैं, वो इस पर घूम सकें एंड उस एनर्जी को फील कर सकें, बुद्धा की प्रार्थना कर सकें। ठीक है, यहाँ पे जाने के वही मंदिर जैसी फीलिंग आती है, मतलब ये समझ लीजिए बुद्धिस्ट टेम्पल आप समझ लीजिए स्तूपास को, ये वैसा था। दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग्स। रेलिंग्स मैंने आपको बताया, ये चारों तरफ से रेलिंग से घिरा हुआ है। दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज, मैंने आपको बताया। डिवोटीज वॉक अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। मतलब जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त वगैरह होते हैं, वो इसके क्लॉक वाइज घूमते रहते हैं चारों तरफ गोल गोल। ठीक है, एंड प्रार्थना करते हैं, वही अपनी आस्था दिखाते हैं बुद्धा के खिलाफ, उनकी टीचिंग्स वगैरह को याद करते हैं अगर उनके दिमाग में हो, शांति फील करते हैं। या टेंपल जाने के बाद अगर हम कहीं पे भी टेंपल चले जाए, जितना भी दिमाग ख़राब हो, मज़ा आ जाता है वहाँ पे, मतलब अलग लेवल की शांति होती है। ठीक है, बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। देखिए जो रेलिंग्स वगैरह हो गए या जो आप ये देख रहे हैं गेट हैं, इस पर कई तरीके के स्कल्पचर्स वगैरह बना रखे हैं डेकोरेट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी बना रखा है। ठीक है, कई तरीके के स्कल्पचर्स बना रखे हैं डेकोरेट करने के लिए, मतलब मास्टरपीस। यार इसे मास्टरपीस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, उस टाइम के लोगों ने इतनी बढ़िया दिमाग लगा कि ये चीज़ बनाई। ठीक है, अभी तो हम, ये तो शुरुआत हुई है दोस्तों, ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम आगे और बढ़ेंगे। जब मेडाइवल इंडिया में आएंगे तब तो कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, कितनी सारी। ठीक है, कितने सारे आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये जो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की है ना, ये इम्पॉर्टेंट बहुत हो जाती है, क्योंकि ये एंशंट हिस्ट्री को कवर करती हैं, आपकी एंशंट हिस्ट्री कवर करती हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, तो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, एंड मैंने आपको समझा दिया कि ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, फिर आपके स्कल्पचर्स वगैरह एंट्रेंस गेट पे बने रहते हैं, डेकोरेट कर रखा होता है, मतलब मेनली उन्होंने।
अब हम चलते हैं आगे। देख लिया आपने कि बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से बना रखा होता है। अब आगे चले हम। तैयार हैं आप? अब समझ गए ना ये स्तूपास कैसे बनते हैं एंड किसका क्या यूज़ था, लोग यहाँ पे क्या करते हैं एंड किसको मतलब ये डिनोट करता है स्तूपा। ठीक है। अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। समझे आप इसके? मतलब कुछ बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी थी, मतलब कि बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनको हमें बीच में से, जैसे चट्टान होती है ना, मतलब चट्टान कह रहा हूँ, पहाड़ी इलाका है, मतलब हमने एक तो होता है नेचुरल केव्स जिसमें शेर बाघ वगैरह या मतलब पहले के इंसान वगैरह रहते होंगे। ठीक है। अब होता था क्या था कि हम ना चट्टानों के बीच में ना मतलब पहाड़ों के बीच में से छेद कर दिया, हॉलो कर दिया एंड सामान सारा निकाल दिया एंड उसमें एक आर्टिफिशियल केव बना दिया रहने लायक। ठीक है। अजंता केव्स हो गए आपके, अजंता केव्स हो गए। फिर एलोरा के आप देख सकते हैं, अजंता एलोरा आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। सम ऑफ दीज वर वेरी एलेबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल। जो ज़्यादातर जो इसमें जो केव्स वगैरह थे ना, उसको भी देखिए। अब आपका जब घर बनता है या कोई भी आप मकान वकान बनाते हैं तो सिर्फ यही होता है कि ये लीजिए ईंट गाड़ी, पिलर गाड़ा, मतलब ईंट गाड़ी नहीं सॉरी, पिलर गाड़ा, ईंट बिठाई, सीमेंट विमेंट लगाया और ये घर बन गया। अंदर जाने के बाद पता चले अरे यार ये तो सीमेंट के घर में रह रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस पर पेंट कराते हैं। ठीक है। कोई लोग वॉल आर्ट कराते हैं, मतलब जो वॉल आर्ट, दीवारों पे जो आर्ट वगैरह बना देते हैं उसे तरह तरीके की रंग बिरंगी पेंट कराते हैं कि घर में जाने के बाद मज़ा आ जाए कि अच्छा यार कलरफुल घर बन गया हमारा। तो ठीक है। तो वैसे ही था कि अगर इस टाइम पे लोग अंदर जो रहते थे तो ये भी सोचते थे यार बोरियत से फील ना हो, तो इन्होंने भी डेकोरेट वगैरह कर दिए। किससे कर दिए? स्कल्पचर्स वगैरह बना दिए, पेंट कर दिया वॉल्स को, मतलब अच्छी तरीके से पेंट कर दिया कि मज़ा आ जाए। मतलब केव्स वगैरह थे उसको अच्छे से पेंट कर दिया गया। ठीक है। द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। जो अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वगैरह थे ना, वो भी इसी टाइम पे बिल्ड हुए थे। एंड गर्भगृह इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट वेयर द इमेज ऑफ चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड। जो गर्भगृह जो होता है ना, आप किसी भी मंदिर में गए, एंट्री करते हैं आप, ठीक है, मेन गेट हो गया, काफ़ी सारे मेन गेट्स होते हैं, फिर आप अंदर जाते रहते हैं, फिर एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे मेन डाइटी जो होता है ना, जो मेन आपके भगवान होते हैं उस टेम्पल के मेनली, मतलब अगर आप माँ दुर्गा के टेम्पल जा रहे हैं, शिव जी के टेम्पल जा रहे हैं, महाकाल के टेम्पल जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जब वो शिवलिंग होगी या महाकाल की जो मूर्ति होगी, वो आप देखते हैं कि इमेज वगैरह जो भी है वो एक ऐसी जगह पे रखा रहता है, सेंटर, मतलब समझ लीजिए कि मतलब मंदिर का सेंटर होता है एंड उसे हम गर्भगृह कहते हैं। इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये प्रीलिम्स वगैरह जो यूपीएससी के होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि चीफ डाइटी की जो इमेज है वो कहाँ पे प्लेस्ड होती है एंड उस जगह को क्या कहते हैं हम। तो आप बता सकते हैं कि गर्भगृह हम उसे कहते हैं। ठीक है। आपने समझ लिया कि इंपॉर्टेंट जो डाइटी होती है, मतलब जो आपके भगवान होते हैं जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जो मंदिर का जो चीफ डाइटी की इमेज होती है वो आपकी एक ऐसी जगह पे स्थापित होती है जिसे हम गर्भगृह कहते हैं। एंड इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप्स टू दी डाइटी। यही वो जगह होती है जहाँ पे जाके पुजारी वगैरह जो होते हैं आपके, मतलब रिचुअल्स जो परफॉर्म करते हैं, प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं वो आपके यहाँ रहते हैं। आप लोग यहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, माला वाला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दान देते हैं, जो करते हैं आप। अब जब मंदिर जा रहे हैं तो आप मेन अगर चीफ डाइटी से, मतलब जो भी आपकी जो मेन जो डाइटी है, वैसे तो आप देखिएगा तो मंदिर में कई जगह आपको काफ़ी सारे मतलब भगवान मिल जाते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादातर अगर आप जाइएगा क्या शिव जी के टेम्पल जाइएगा तो आपके बाहर नंदी महाराज रहते हैं, नंदी महाराज रहते हैं। ठीक है। वो भी, उनकी भी हम पूजा करते हैं। उसके बाद हम जब अंदर जाते हैं तब हमें मिलती हैं महाकाल की, मतलब महाकाल मिलते हैं। उसके बाद आपके या शिवलिंग्स वगैरह मिलती हैं, तो वहाँ पे ही हम पूजा करते हैं एंड उसे ही हम गर्भगृह कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे चीफ डाइटी स्थापित रहते हैं, वहीं पे आपके प्रीस्ट वगैरह रहते हैं, वो पूजा करते हैं। हम लोग जाते हैं वहाँ पे, हाथ वाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी भक्ति हम दिखाते हैं। भक्ति आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि मतलब एक पर्टिकुलर भक्ति अब ऐसा हो गया था कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आप अपनी भक्ति दिखा सकते थे। कोई ऐसा नहीं था कि एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी एक भगवान को मानती है तो सब उसी को मानेंगे, नहीं। अब भक्ति था कि आप इंडिविजुअल लेवल पे किसी की भी प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे आप दुर्गा माँ को मानते हो, महाकाल को मानते हो, विष्णु भगवान हो गए, सूर्यदेव, किसी को भी अगर आप मानते हैं तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। तो वहीं हम जाते हैं, पूजा करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, फिर आप मतलब समझ लीजिए दान
प्रीस्ट को हम बोलते हैं कि माला वाला चढ़ा दी, जो तो करता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होता है गर्भगृह का मतलब। अब ये हो गया दोस्तों, देखिए इस तरीके के केव्स वगैरह बनाए जाते थे कि होल हॉलो करके मतलब बाहर निकाल दिया इनका जितना भी मतलब मलबा वलवा, मलबा तो नहीं कहेंगे, जो मिट्टी विट्टी रहती होगी वो बाहर दिखा दे, मलबा जितना भी फालतू होता होगा सब बाहर निकाल के इन्होंने केव बना दिया, केव बना दिया रहने लायक। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हो गए, ट्रैवलर्स वगैरह हो गए, ये सब यहाँ पे रहते थे। एंड अंदर इसको अच्छे से पेंट कर दिया गया, मतलब देख रहे हैं क्या मतलब बेहतरीन नज़ारा है यार, नेचर के बीच में ऐसे रहना। एंड बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स थे वो लोग ऐसी जगह रहना नहीं चाहते थे कि जहाँ पे हमें शांति मिले, एक ऐसी जगह, ठीक है। तो बेहतरीन जगह है, ऐसे आपने देखा ऐसे केव्स वगैरह बनाए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं, ये चलिए कुछ मंदिर से एक बार हम ये इमेज में देखते हैं। जो ये मंदिर है आपका टॉप एन अर्ली टेम्पल एट भीतर गांव उत्तर प्रदेश। दिस वॉज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर्स अगो एंड वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है। ये जो मंदिर देख रहे हैं ये कहाँ पे है, ये भीतर गांव में बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। एंड ये मंदिर भी लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। 1500 साल पहले बनाया गया था, किससे बनाया गया था, बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन से। मतलब मंदिरों का निर्माण भी, मतलब मैंने जैसे आपको बताया हिंदू टेम्पल्स वगैरह भी बन रहे थे, तो ये वही है, हिंदू टेम्पल्स वगैरह भी बनने लग गए थे। फिर हम टॉप राइट में, हम इस इमेज को अगर देखें टॉप राइट में, तो मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। Each of these was carved out of a huge single piece of stone. That is why they are known as monoliths. While brick structures are built up by adding layers of bricks from the bottom upwards. In this case, the cutters have had to work from top downwards. मतलब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना महाबलीपुरम में, जो ये मोनोलिथिक टेम्पल आपका महाबलीपुरम में बनाया गया, तो ये क्या है कि ये चट्टानों को काट काट के, मतलब तोड़ तोड़ के, काट काट के अच्छे से बनाया गया। एंड ये कैसे बनाया गया है, जब भी आप कोई नॉर्मल मंदिर हो गया, नॉर्मल बिल्डिंग बनाते हैं तो आप नीचे से ऊपर बनाते हैं, ठीक है। कभी आपने ऊपर से नीचे बनाते हो तो देखा नहीं, पत्थर गिरने लग जाएंगे, बारिश शुरू हो जाएगी, कहीं पता चले प्लेन से ये पत्थर फेंक रहे हैं, नहीं ना। तो ये था कि इन लोगों ने क्या किया था महाबलीपुरम में, हम इसे देखें, अब लग रहा होगा सिंपल सा है, ये क्या है मतलब बना दिया। दोस्तों इसमें खासियत ये है ना कि इसको ऊपर से बनाया गया, तोड़ 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 के, मतलब अच्छे से एकदम, क्या मतलब समय तो। एंड टेक्नोलॉजी देखिए यार, उस टाइम मतलब टेक्नोलॉजी तो होती ही नहीं थी, टेक्नोलॉजी देखिएगा, मतलब उस टाइम के लोगों की कला देखिए यार, कला देखिए कि कैसा था। आज के टाइम पे तो आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप हम ऐसा बना सकते हैं अगर चाहें तो, पर उस टाइम के लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बड़े बड़े क्रेन्स वगैरह नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से बना रखा है। देखिए, देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बना रखा है। तो ये आप देखते हैं कि हमें भीतर गांव में भी एक टेम्पल मिलता है उत्तर प्रदेश में, जो बेक्ड ब्रिक से बन रखा है। एंड जो महाबलीपुरम जो आप मोनोलिथिक जो टेम्पल हमें मिलते हैं वो आपके कहाँ हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये कैसे हैं कि आपके ऊपर से नीचे तक इन्होंने काट रखा है, तोड़ 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 के बना रखा है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज मोनोलिथ्स, तभी हम इन्हें मोनोलिथ्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए राइट में जो ये आप टेम्पल देख रहे हैं ना, ये क्या है, दुर्गा टेम्पल एट एहोल बिल्ट अबाउट 1400 ईयर्स अगो। अब दोस्तों आप लोग ने बहुत चीज़ें पढ़ी ली पिछले चैप्टर, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको एक चीज़ और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बताइए एहोल कहाँ पे है, एहोल कहाँ पे है, मैंने आपको पढ़ाया है, एहोल बताइए कहाँ पे है, ठीक है। तो आपने देखा ये टेम्पल्स कुछ वगैरह थे, मतलब मास्टरपीस आपने देखी, कितनी बढ़िया मास्टरपीस वगैरह थी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या था, अब आप देखिएगा तो ये जो टावर वगैरह था ना, इनका जो टॉप मोस्ट पार्ट था, इसको तो अभी मतलब बना दिया गया अच्छे से, इमेज मैंने डाली नहीं है। जो भीतर गांव का ये टेम्पल था, ये मतलब ऐसा तो है नहीं 1500 साल पहले बनाया तो कुछ असर नहीं हो, मतलब ख़राब नहीं हुआ होगा, तो इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था अच्छे से। तो ये शिखर है, ये आपका टॉप शिखर कह देते हैं हम इसे। फिर इसमें भी गर्भगृह है जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एंट्रेंस, यहाँ पे मेन डाइटी वगैरह रहते होंगे, समझ गए आप। एंड ये देखिए ये जो मंदिर आपको मैंने बताया मोनोलिथ्स वगैरह, ठीक है, मोनोलिथ्स वगैरह भी होगा। उसके बाद आपको मैंने ये दुर्गा टेम्पल भी दिखाया। इस टाइम पे देखिए क्या हुआ था ना कि यहाँ पे लोग ना पूजा तो करते थे, दुर्गा टेम्पल थे, तो यहाँ पे इन्होंने बाकी सब चीज़ें भी, मतलब और भी चीज़ें होने लग गई, कि पूजा पाठ हो गया, कीर्तन वगैरह ये सब भी शुरू हो गया होगा, ठीक है। देखा आपने,
आपने टेम्पल्स वगैरह देखे, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। अब हम ये देखते हैं हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। देखें, देर वर यू सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और ए टेम्पल, यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू, देखिए काफ़ी सारे स्टेजेस वगैरह होते थे टेम्पल्स एंड वगैरह को जो इनको बिल्ड करना है। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें करते थे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमने मेहनत नहीं की एंड कुछ भी जाके जोड़ जाड़ के बना दिया। काफ़ी सारे प्रोसेस वगैरह होते थे स्टूपास एंड टेम्पल्स वगैरह बनाने के। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। किंग्स और क्वींस जो वगैरह ये लोग थे ना, ये लोग बनाया करते थे ज़्यादातर, क्योंकि एक्सपेंसिव काम था, इसमें मेहनत लगती थी। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, quarried and transported to the place that was often carefully chosen for the new building। सबसे पहले क्या होता था ना कि गुड क्वालिटी स्टोन्स वगैरह चाहिए होते थे, फिर उसे क्वारन मतलब तोड़ा ताड़ा भी जाता था, उसके बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट करना। अब ऐसा तो है नहीं, अगर आप यहाँ पे मतलब मान लीजिए यूपी में, अगर आप एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यूपी में आप अगर एक मंदिर बना रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी आपको यूपी में ही उस तरीके के पत्थर वत्थर मिल जाए, ठीक है, स्टोन्स वगैरह मिल जाए, नहीं। आपको हो सकता है तमिलनाडु जाना पड़ जाए, चलिए उतनी दूर नहीं भी गए तो हो सकता है मध्य प्रदेश जाना पड़ जाए। उस टाइम पे ट्रक वगैरह तो होते नहीं होते कि ये पत्थर डालें और चलो वहाँ पे यूपी में ट्रांसफ़र करो। ट्रांसपोर्टेशन भी हमें उस टाइम पे देखना पड़ेगा कितना ख़तरनाक, मतलब कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे, कितना टाइम लगता था ट्रांसपोर्ट करने में, सोच सकते हैं। ठीक है, आपने देखा। हेयर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर्स एंड पैनल्स फॉर वॉल्स। जो भी ये रफ जो स्टोन्स वगैरह थे इनको एक शेप दिया जाता था, फिर वही है, ये सब कलाकार का ही काम होता होगा, ठीक है। जो क्राफ्ट्स पर्सन थे हमारे, वो इनको क्या कहते थे, एक शेप्स वगैरह देते थे। किसके शेप्स में देते थे, पिलर्स वगैरह के शेप में दे दिया, ठीक है, पिलर्स के शेप में दे दिया, पैनल्स वगैरह के शेप्स में दे दिया, फ्लोर्स वगैरह एंड सीलिंग्स वगैरह इसमें अच्छे से बनाई, ठीक है। एंड देन दे हैड टू प्लेस्ड इन द प्रिसाइसली द राइट पोजीशन। फिर इन सबको जब बना लिया तब हमें तो पिलर्स बना लिए, फिर ठीक है, वॉल्स वगैरह के लिए पैनल्स वगैरह बने, फ्लोर्स दे दी, सीलिंग्स दे दी, तो फिर इसे हमें सही जगह रखना भी तो होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पिलर देते छत की जगह, ठीक है, पिलर उसके मतलब हर चीज़ अपने स्थान पे ही जाएगी। तो इनको अच्छे से अपनी अच्छी जगह मतलब सही जगह पे रखने में भी मेहनत लगती थी एंड अच्छा काम होता था। अब देखिए लेफ्ट में जो आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये क्या है, अ जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा। ये एक जैन मोनेस्ट्री है जो आपकी उड़ीसा में बनाई गई। ये भी देखिए मतलब केव्स को खोद खोद के मतलब हॉलो करके बनाया गया है जैन मोनेस्ट्री। आपके पिलर्स देख रहे हैं हम। दिस टू, और सबसे बड़ी खासियत देखिए 2 स्टोरी है। वाह यार, 2 स्टोरी। हम कहेंगे हमें एक स्टोरी से मतलब नहीं, हमें 2 स्टोरीज मतलब बनाओ, मतलब डबल स्टोरीज बना दी इन्होंने, बढ़िया है यार। To this two-story building was carved out of the rock surface. Notice the entrance to the rooms। अब आप देखिए इसमें देखिए कितना बढ़िया तरीके से एकदम डायरेक्ट नहीं बोला गया है, पर आप जो नोटिस करिएगा रूम्स की जो एंट्री हो रखी है स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल गेट है। एंड आप शर्त लगा के मैं कह सकता हूँ आप लोग के घर की जो एंट्रीज होती होंगी, मतलब किसी भी रूम का जो आपका गेट होता होगा वो रेक्टेंगल में ही होता होगा। तो मतलब देख रहे हैं कि हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि इनकी भी मतलब कितनी बढ़िया नॉलेज थी इन्हें इन सब की, केव्स वगैरह की, घर वर बनाने की, फिर आर्किटेक्चर वगैरह की इन्हें परफेक्ट एकदम अच्छे से नॉलेज हो चुकी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने रेक्टेंगल शेप में गेट्स वगैरह बना रखे हैं। जैन मॉन्क्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज रूम्स। जो जैन मॉन्क्स वगैरह होते थे वो इन्हीं रूम्स में रहते थे एंड मेडिटेट मतलब साधना करते थे। In what ways is this cave shown here different from the illustration on picture 14? चलिए, below a sculpture from the National Museum New Delhi, can you see how some of the caves have been hollowed out? मतलब ये जो मान लीजिए एक ये है स्कल्पचर हमें मिला है जो नेशनल म्यूजियम आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ना ये कुछ छेनी हथौड़ा लेके खोद रहे हैं, मतलब मार रहे हैं दीवार केव को, मतलब बाहर सामान निकाल रहा है। और आप सोचिए इस टाइम अगर हम अभी तो ड्रिल मशीन होगी, काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स वगैरह आ गए जो हम केव्स वगैरह खोदनी हो, किसी भी बिल्डिंग को खोदना हो, बाहर निकालना हो, मतलब एक रूम टाइप का बनाना, तो हम आसानी से कर देते। उस टाइम पे देखिए छेनी हथौड़े भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्या है छेनी हथौड़ा नहीं, कुछ पत्थर टाइप का है या नुकीला होगा, उससे मार मार के ये लोग बाहर उसको मतलब गड्ढा कर रहे हैं, मतलब छेद कर रहे हैं, फिर उसमें रूम बना रहे हैं, छेद कह रहा हूँ, रूम बनाया, अंदर का सामान निकाला, मिट्टी विट्टी सारी निकाली, फिर उसको रूम का शेप दिया, गेट परफेक्ट रेक्टेंगल में बनाया, एंट्रेंस एक अच्छा बनाया। यहाँ पे फिर जैन्स वगैरह जैन जो
जैन जो मॉन्क्स वगैरह होते थे वो यहाँ पे मेडिटेट करते थे, ठीक है। Kings and queens probably spend money from their treasury to pay the craftspersons who work to build these splendid structures. देखिए किंग्स एंड क्वींस जो होते थे ना, ये लोग क्या करते थे कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसे इनके पास ज़्यादा पैसे होते होंगे तो ये अपनी ट्रेजरीज वगैरह में से पे करते थे किसको, क्राफ्ट्स पर्सनस को, जो इन टेम्पल्स वगैरह को हो गए या बिल्डिंग्स वगैरह को हो गए या मोनेस्ट ये जो केव्स वगैरह को हो गए, इनको जो बनाने में जो खर्चा लगता था वो इन्हें देते थे, इनकी फ़ीस वगैरह सैलरी देते थे इन्हें, जो इन्हें अच्छे से मास्टरपीस जो इन्होंने तैयार की इनके लिए पैसे देते थे, ठीक है। बिस अब आपके पास भी सोच लीजिए, अगर बहुत पैसे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, उसका घर में लेके बैठने का तो फ़ायदा है नहीं, तो वही था कि किसी को दे दिए। Besides, when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the buildings. इसके अलावा क्या होता था, जो भी डिवोटीज़ वगैरह हो गए वो टेम्पल को या स्तूपा को अगर विज़िट करते थे तो वो अपने साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह हो गए, काफ़ी तरीके के गिफ्ट्स हो गए, डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान हो गए, तो हो सकता उस टेम्पल बिल्डिंग के लिए लाते थे, ठीक है, उस बिल्डिंग के लिए लाते थे जिससे उस बिल्डिंग को डेकोरेट वगैरह किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ दी ब्यूटिफुल गेटवेज एट सांची। मतलब आइवरी वर्कर्स जो थे उनको भी क्यों पे किया गया था, ब्यूटीफुल जो गेटवेज वगैरह हैं सांची के उसके लिए, मतलब सांची का जो गेटवे स्तूपा का जो गेटवे है उसके लिए इनको पे किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो गेटवे है, इस वंडरफुल, मतलब देख लीजिए कितना सुंदर इन्होंने बना रखा है गेटवे एंट्रेंस, ठीक है। Among the others who paid for decorations were the merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundred of men and women, ठीक है। मतलब आप देख लीजिए ये लोग जो पे करते थे डेकोरेशंस वगैरह के लिए हो गए या कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो लाते थे, ये कौन होते थे, जनरली मर्चेंट्स वगैरह हो गए, फार्मर्स हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, आपके परफ्यूमर्स हो गए, ठीक है, स्मिथ्स हो गए, परफ्यूमर्स हो गए, स्मिथ्स, एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन हु आर known only by their names which were inscribed on pillars, railings and walls. मतलब ये लोग जब आते थे ना तो जनरली इनके नाम हम लिख दिए जाते होंगे कि फ़लाना मर्चेंट ने, फ़लाना ट्रेडर ने, फ़लाना मतलब जिसने भी मैन एंड वुमेन ने इतने का दान दिया, तो उनको इंस्क्राइब कर दिया जाता था कि इस पर पिलर्स, रेलिंग्स एंड वॉल्स वगैरह पे, कि हाँ लोग याद रखें कि यार इस आदमी ने ना 1500-2000 साल पहले इतना दान दिया था। आज भी होता है, कोई अगर नेता या बड़ा इंसान जिसके पास पैसे हैं, अगर वो जाके अगर कहीं डोनेट कर देता है तो फलाना आदमी के द्वारा 21,001 रुपये डोनेट किए गए, ऐसे कुछ लिख दे, 21,000 एक कम हो गया आज के टाइम पे तो। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। तो वही बात है, अगर आप कभी भी इन बिल्डिंग्स को घूमने जाएँ तो आप ये ज़रूर सोचिए कि यार उन्होंने कैसे इन्हें बनाया था, क्या टाइम लगा था, कितनी मेहनत लगी थी, एंड मतलब मास्टरपीस ये ज़रूर दिमाग में लगाई कि उस टाइम के लोग इतने कलाकार होते थे, मतलब इतनी, मतलब हम समझ रहे हैं, मतलब भारत को अगर आप देखिएगा तो यार भारत में कलाकारों की कमी नहीं थी, क्राफ्ट्स पर्सनस हो गए, आज भी देखिए एक से बढ़कर एक कलाकार होते थे। हम फालतू में हम जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गए या फॉरेन में हो गया अब्रॉड देखने कि यार इतनी बढ़िया कलाकारी अब वहाँ पे भी होती होंगी, पर अपने इंडिया को तो आप देखिए, भारत को तो समझिए, बाद में दुनिया को समझ लीजिएगा, पहले भारत को समझिए कि यहाँ पे कितनी अच्छे से कलाकारी होगी, इतनी मोनेस्ट्रीज़ वगैरह, टेम्पल्स वगैरह, स्तूपास वगैरह, फिर आप कई जगह देख लीजिए टेम्पल्स वगैरह, फिर मोनोलिथ्स वगैरह जो हमें महाबलीपुरम में मिले हैं, ठीक है, आपने देखे। अब हम देखते हैं पेंटिंग्स के बारे में। अब तक हमने देखा आर्किटेक्चर वगैरह, हमने देखा कि आखिर टेम्पल्स स्तूपास कैसे बने, कितनी मेहनत लगी उनमें, कौन किन्होंने बनाया, कौन फंड करता था उन्हें, ये सब हमने देखा। अब हम देखने वाले पेंटिंग्स। पेंटिंग्स क्या आती थी कि पता क्या था, खाली चीज़ अगर हम बना दें तो मज़ा नहीं है ना, उसको चीज़ को डेकोरेट भी करना है, जब इतनी मेहनत कर ही लिए तो थोड़ी और मेहनत कर लो, अच्छे से बनाओ यार एकदम। मतलब देखिए अजंता में हमें क्या मिला है, अजंता इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। काफ़ी साल लगे थे, एक दिन का काम नहीं था, सेंचुरीज लग गई थी इनको केव्स वगैरह को बनाने में। अजंता में आप घूमने गए हैं, औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में, वहाँ पे आप घूमने जाइएगा, बढ़िया जगह है। तो अजंता के केव्स अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे मतलब हॉलो कर काफ़ी सारे, एक तो सेंचुरीज वगैरह उनको हॉलो करके केव बनाने में लग गया। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड द मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। टॉर्चेस यानी वो वाले टॉर्चेस नहीं जो हम यूज़ करते हैं
कि ये बटन दबाया वो लाइट नहीं। टॉर्चेस वगैरह मतलब दियास वगैरह हो गए, बड़े दियास होते होंगे, ठीक है, छोटे वाले दिया नहीं जो आजकल हम दिवाली में यूज़ करते हैं, वो छोटे दिया नहीं, बड़े दिया होते होंगे, दियास वगैरह ये यूज़ करते होंगे। मतलब क्योंकि देखिए केव क्या है, केव है तो वहाँ पे रोशनी तो जाएगी नहीं, अंधेरा होगा। अब अंधेरे में कोई अंधाधुंध तो ड्राइंग बनाएगा नहीं या पेंट वगैरह करेगा नहीं, पता चला क्या बनाने गए थे क्या बन गया, ठीक है। तो वो जो टॉर्चेस वगैरह जो दियास वगैरह में जो वो पेंटिंग्स बनाते थे तो उनकी बात की गई है। द कलर्स विच वर विविड इवन आफ्टर 15 ईयर्स वी वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल। जो कलर्स वगैरह जो ये लोग यूज़ करते थे ना, मतलब ये मान लीजिए ये जो बुद्धा के मैंने आपको बता रखे थे, एक फॉलोअर की इमेज बना रखी है जनता में कि उसमें आपको देखने को मिलती है। तो ये जो कलर्स वगैरह यूज़ करते थे नहीं, 1500 साल बाद भी हमें अच्छे से पता चल जाता है, देखने को मिल जाती है पेंटिंग। और और ये कलर्स किसके बनते थे, प्लांट्स वगैरह एंड मिनरल्स वगैरह के बनते थे। मतलब उनकी मतलब समझ लीजिए कि इतनी बेहतरीन नॉलेज हो गई थी यार, क्या कहें। आप अगर धातुओं की नॉलेज देख लीजिए, केव्स बिल्डिंग की सॉरी बिल्डिंग्स की नॉलेज देख लीजिए, बेक्ड ब्रिक्स की होगी, मतलब स्टोन्स वगैरह के हर चीज़ की नॉलेज। मतलब यार कलाकार बनते थे अपने, मतलब पूर्वज ही कहिए एक तरह। अब हम सबके पूर्वज ही हैं भारत वाले, ठीक है। जब हम सब पढ़ रहे एक ही चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि तो ये हमारे पूर्वज ही हुए। हम देखिए भारत में मतलब इतनी बेहतरीन, मैं पता है कभी भी सोचता हूँ ना कि अगर सबसे पहले मेरे को फ़ॉरेन घूमने से पहले ना अपने भारत को अच्छे से घूमना है। और मैं सही बताऊँ 10 साल 20 साल भी अगर मैं अच्छे से घूमा ना तो पूरे भारत को मैं कवर नहीं कर सकता, इतना बड़ा राष्ट्र है ये। गर्व होता है, सही कहता हूँ, इस राष्ट्र में जन्म लिया मैंने, ठीक है। आप देखिए 1500 साल हो गए फिर भी ये जो पेंटिंग्स वगैरह हैं ये वैसी की वैसी, मतलब हमें अच्छे से पता चल जाता है कि ये क्या मास्टरपीस है। या केव्स वगैरह में हमें कैसे जो 10,000 साल 20,000 साल पहले जो केव्स में रहते थे हमें वो पेंटिंग्स देखने को मिल जाती, तो ये तो 1500 साल पहले। चलिए वो तो पेंट कलर से यूज़ नहीं करते, तो वो तो छिनाई करते, मतलब छिनाई कह रहा हूँ, अरे क्या कहते हैं उसे, जो केव्स वगैरह में पत्थर मार मार के पेंटिंग्स तो नहीं कहेंगे, कुछ बना दिया कि हम शिकार पे जा रहे हैं, हमने शेर को मारा, बिल्ली को मारा, कुछ भी मारा, ठीक है, ये सब दिखाते थे। तो 1500 साल पहले जो पेंटिंग बनी वो हमें पता चल रही है। मतलब एक तो आप कलर्स का यूज़ देखिए कि मतलब वो लोग नेचुरल कलर्स का, प्लांट्स एंड मिनरल्स का जो कलर्स बनते थे उनका यूज़ करते थे। आजकल आप देखिए कलर कर दीजिए, सिर्फ कलर कर दीजिए, 10 दिन बाद देखिएगा उस कलर की बैंड बज जाएगी अगर आपने किया। और गलती से देखिए अगर हम कागज़ में लिखेंगे तब तो किसी भी चीज़ पे आप कलर कर दीजिए पेंटिंग। मतलब अगर आप मान लीजिए कि अपना घर है आपका, ठीक है, बारिश नहीं, घर है, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे कुछ ड्राइंग आर्ट वगैरह बनाई, आपने सोचा कि हाँ ये चलेगा, शर्त लगा के कह सकता हूँ अगर 10 साल, वो 10 साल नहीं 5 साल भी चल जाए इतनी हैवी बारिश में, अगर बारिश होती है उस जगह पे, फिर मौसम भी तो चेंज होता रहता है, ठीक है, मौसम भी चेंज होते रहते हैं। तो अगर ज़्यादा गर्मी है फिर भी उनका कलर, मतलब कलर उतर ही जाएगा। और ये 1500 साल है, 1500 साल, इसका 1% भी नहीं टिक सकता आज तो 15 साल भी नहीं टिक पाएगा हम अगर पेंट करें। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दी स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। जो जिन लोगों ने इनको बनाया, इस पेंटिंग्स को इतना बेहतरीन बनाया, इतना सुंदर बनाया, इसकी गहराई को समझिए पेंटिंग्स वगैरह को, तो उन्होंने जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है कि आखिर बनाया किसने बनाया, क्योंकि नाम नहीं लिखे हैं ना, समझे। आई होप आप समझे होंगे। चलिए आगे चलते। पेंटिंग्स आपने देखा इस तरीके के पेंटिंग्स वगैरह दिए गए हैं, नेचुरल कलर्स वगैरह यूज़ करते थे जो प्लांट्स एंड मिनरल्स वगैरह से बनते थे, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए अजंता केव्स, आप देखिए कहाँ है यहाँ पे, ये आपका महाराष्ट्र का इलाका हो गया, ये आपका है अजंता केव्स। अजंता केव्स आपका पड़ता है, ये आपकी नर्मदा रिवर जा रही है, ये आपका अजंता केव्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये अजंता केव्स आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा ये। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक बार हम थोड़े देखें। एंशिएंट इंडिया अचीव्ड वंडरफुल हाइट्स इन फाइन आर्ट्स, बात तो सही है भाई, हमारे प्राचीन भारत ने एकदम अलग लेवल की ऊंचाइयां छू ली थी फाइन आर्ट्स वगैरह, आर्किटेक्चर वगैरह में, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर द ग्रेट बाथ एंड सांची स्तूपा, यहाँ पे हमने ग्रेट बाथ की भी बात की। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन याद कीजिए जब हमने पढ़ी थी तो हमने ग्रेट बाथ वगैरह भी डिस्कवर की थी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने। आर्कियोलॉजिस्ट यानी एक्सकवेट करके, मतलब एक्सकवेट मतलब हो गया आपने खुदाई की, उसके बाद हमें वो मिले ग्रेट बाथ, हमें पता चला काफ़ी चीज़, मतलब ग्रेट बाथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर था हमने देखा। फिर हमने सांची स्तूपा देखा, फिर काफ़ी मोनोलिथ्स वगैरह देखे, टेम्पल्स देखे, काफ़ी चीज़ें देखी यार, हम सोच भी नहीं सकते। फिर हम स्कल्पचर की फील्ड में अगर देखें तो हमने अशोकन पिलर देखा, ठीक है, ये देखा हमने।
इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब जिनको धातुओं का ज्ञान वगैरह था, मेटल्स का जैसे नॉलेज होती थी एंड मेटल्स की चीज़ें जो वगैरह बनाते थे उन्हें मेटलर्जी कहते थे, ठीक है। द द आयरन पिलर एट मेहरौली आर सम ग्रेट एग्जाम्पल्स। मेटलर्जी के अगर आप एग्जाम्पल्स देखिएगा तो आयरन पिलर आपका जो मेहरौली में है, वन ऑफ द मोस्ट एंड ग्रेट मास्टर पीस में, या मतलब ग्रेट एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं उसे। द बिल्डिंग्स बिल्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो वर मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई थी, ठीक है, ब्रिक एंड स्टोन्स वगैरह की बनाई गई थी, पर देयर ड्यूरेबिलिटी इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट दे स्टिल स्टैंड ऑन। उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनके बनाने का तरीका, किस ढंग से उन्हें बनाया गया, कितनी मेहनत लगी उसे बनाने में, कितने अच्छे पेंट किया गया, मतलब हर चीज़ को अगर देखिएगा तब भी वो आज अच्छे से खड़े हैं। स्टैंड टॉल का मतलब ये नहीं कि ऊंचाई, मतलब खड़ा कर दिया, मतलब है कि हमें पता चलता है, वो चीज़ देखने को मिलती है। मान के चलिए अगर अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सब चीज़ें फॉर्म नहीं हुई होती, तो हम कहाँ घूमते हैं, नदी के किनारे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, पिकनिक मनाते घर आ जाते। इन सब चीज़ों को तो घूमने के बारे में हम पता भी सोच भी नहीं सकते थे अगर ये चीज़ें नहीं बनी होती तो। कितनी जगह हम घूमते हैं, मंदिर वगैरह घूमते हैं। इंडिया में टेम्पल्स की कमी है, इतने मंदिर हैं आप सोच भी नहीं सकते, और इतने बेहतरीन मंदिर हैं। वन ऑफ दी जो मेरे को मोस्ट जो अमेजिंग जो मंदिर लगता है वो आपका कोणार्क टेम्पल, कोणार्क में जो है सन टेम्पल, जो आपका कोणार्क में है, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। मतलब वहाँ के जो मतलब स्कल्पचर्स वगैरह उस पर बनाए गए हैं, फिर आपके हो गए इतने बेहतरीन तरीके से उस मंदिर को बनाया गया, मतलब मज़ेदार है। फिर हम लिटरेचर इस टाइम पे भी देखते हैं कि देखिए हमने यहाँ पे पेंटिंग्स देखे कि पेंटिंग्स से हमें पता चलता है उस टाइम के बारे में थोड़ा बहुत। फिर आर्किटेक्चर्स हमें मिले, फिर हमें आर्ट वगैरह देखने को मिला, बिल्डिंग्स बने, टेम्पल्स बने, सुपास बने, केव्स वगैरह बने, मोनेस्ट्रीज वगैरह फॉर्म की। फिर हमने क्या किया, पेंटिंग्स किया, ड्राइंग्स वगैरह, ड्राइंग्स मतलब आर्ट को भी अपने अच्छे से दिखाया। आयरन पिलर वगैरह, मेटलर्जी में हमारी नॉलेज थी। तो अब हम देखते हैं वर्ल्ड ऑफ बुक्स, लिटरेचर के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लिखाई भी बहुत शुरू हो गई थी। इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंडियन हेरिटेज इज अनपैरेलल्ड। सही बात है, अगर लिटरेचर एंड लैंग्वेज की बात की जाएगा तो भारतीय संस्कृति जो है, इंडियन हेरिटेज मतलब इतना मतलब भारत में आपको इतनी सारी लिटरेचर बुक्स मिल गई, मतलब पूरी दुनिया में इसका कोई मुकाबला ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं जो भारत में लिटरेचर्स वगैरह एंड जो बुक्स वगैरह लिखी गई हैं। इसमें वन ऑफ दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स वगैरह हैं आप वो देखिए। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड सच अ लिटरेचर इन एनी अदर लैंग्वेज एज टू मैच विद द वेदा। मतलब ये जो किताबें हैं पूरी दुनिया में इनसे कोई मैच कर ही नहीं सकता, इतनी बढ़िया तरीके से लिखी गई। आपकी वेदास की रचना हुई थी इसी टाइम पे, मतलब इसी टाइम पे तो नहीं, मतलब एक ये पूरा बता रहे हो जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है इस पूरी सिक्स में, इसमें पूरा एग्जाम्पल लिया गया है। एकदम ऐसे हिट नहीं किया गया है कि हम 1500 1500 साल पहले दो। वेदास आपको भी पता है लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में होने लग गए थे, वेदास हो गए थे। फिर उपनिषद आपके आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। फिर पुराण आए, महाभारत देखी होगी, अभी आई थी लॉकडाउन में जब पिछले साल लगा था, ठीक है। रामायण भी आपने देखी थी। फिर भगवत गीता, आई रिकमेंड आपसे भगवत गीता ज़रूर पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। भगवत गीता अगर जिसने पढ़ ली एंड जिसने समझ ली वो अपने लक्ष्य को पाके ही रहेगा, ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है। भगवत गीता ज़रूर पढ़िएगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी अभी किसी ने नहीं, मतलब देखिए पहले मैं वैसे ही बताऊँ भगवत गीता पढ़ता नहीं था। क्यों नहीं पढ़ता था, एक तो उतनी मोटी किताब को देखते और पहले मेरे को संस्कृत भी समझ में नहीं आती थी। फिर ऐसा लगता था ना जो संस्कृत में श्लोक्स वगैरह लिखे गए हैं उसमें उसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट तो किया गया, पर नहीं पढ़ता था ना संस्कृत श्लोक्स, तो ऐसा लगता था कि नहीं आई मेरे को यार, समझ नहीं है भगवद गीता। पर अब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप भी पढ़िएगा। वन ऑफ मतलब अगर दुनिया में सबसे बढ़िया अगर आपको कोई चीज़ अगर मोटिवेट कर सकती है ना तो वो भगवद गीता ही है। भगवद गीता दुनिया में आपने जितने भी भगवत मोटिवेशनल बुक्स वगैरह हो गई, आप उसको उठाइए, उसको पढ़िए एंड भगवद गीता को पढ़ लीजिए। लगेगा भाई तुमने तो यार भगवद गीता में से उठा के उसमें टेप दिया, बस अपनी भाषा में लिख दिया, अंग्रेजी हिंदी में, ठीक है। भगवद गीता पढ़िए। फर्दर देयर वर द जटाक्स एंड त्रिपिटिका, क्या लिखा है, त्रिपिटकास, मतलब सॉरी प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो गई हो। कुछ जटाक्स वगैरह मतलब बुद्धिस्ट की जो स्टोरीज़ वगैरह थे, हम जो नॉर्मल स्टोरीज़ वगैरह मतलब बुद्धिज़्म की जो बुद्धा की जो स्टोरीज़ वगैरह थी वो उन्हें हम जातक कथाएँ, मतलब जटाक्स बोल दी, सॉरी जातक कथाएँ के मतलब फॉर्म में हम बताते थे। फिर हमने त्रिपिटकास भी देखा अलॉन्ग विद दीपवामसा एंड महावामसा ऑफ द बुद्धिस्ट। दीपवामसा एंड महावामसा भी एक बुद्धिस्ट आपकी टेक्स्ट वगैरह हैं, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है तो अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन फिर कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। कुछ टेक्स्ट वगैरह हो गए, जातक कथाएँ हो गई, त्रिपिटकास हो गया, ठीक है। फिर अंगास टेक्स्ट वगैरह हैं, ये जैन्स वगैरह के लिए लिखी गई थी, आपकी जैनिज़्म अंगास टेक्स्ट हैं।
फिर आपकी संगम लिटरेचर से हमें तमिल्स वगैरह या तमिल लोगों के बारे में पता चलता है, तमिल किंगडम्स वगैरह हो गए, तमिल जो किंगडम्स वगैरह हुए थे, डायनेस्टीज़ वगैरह जो फॉर्म फॉर्म हुई थी, उनसे हमें पता चलता है, किससे, संगम लिटरेचर से। अब ये देखिए कुछ वेद आ रहे हैं, वेदास हैं, आपने देखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदास हो गए। उपनिषद में होगा, उपनिषद का मतलब मैंने बताया था, इन द फ्रंट ऑफ टीचर, मतलब टीचर आपको ज्ञान देता है, आपके सामने मतलब बैठे रहते हैं। फिर महाभारत आपने देखी, महाभारत भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक, महाभारत होगी, आपकी रामायण होगी, फिर भगवत गीता। ये रहे हम सबके मोटिवेटर, इनकी मतलब बातें सुनिए, क्या कहना चाहते थे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर आपसे। ये देखिए, फिर आप क्या मतलब, आप टेंशन लीजिएगा यार, टेंशन मुक्त हो जाइएगा, ठीक है। जिस बंदे ने भगवत गीता अगर अच्छे से समझ ली ना, उनके उसके लिए तो कोई एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, किसी चीज़ में टॉप करना मुश्किल नहीं है, किसी और किताब को समझना मुश्किल नहीं है, इसको समझिए, ठीक है। ये कुछ जातक कथाएं होगी, संगम लिटरेचर का कुछ पार्ट है, ऐसा लिखा जाता था। जातक कथाएं में मतलब कुछ स्टोरीज वगैरह बताई जाती थी बुद्धा की, ठीक है। अब हम देखते हैं द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। काफ़ी जो बढ़िया बढ़िया जो एपिक्स वगैरह थी ना, वो इसी टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है। एपिक्स आर ग्रैंड, एपिक्स आर ग्रैंड मतलब एपिक्स लॉन्ग, एपिक्स क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ। कुछ स्टोरीज वगैरह होती है ना, एक पेज में लिखा। एपिक्स जनरली एक पेज या 2 पेज या 3 पेज की नहीं होती, एपिक्स मतलब होता है लॉन्ग कॉम्पोजिशन, एक पूरी किताब ही बन जाती है। अब आपने क्या बोलते हैं, 6 से लेके 12 तक आप पढ़ रहे हैं, आपने कोई एपिक पढ़ी नहीं पढ़ी, अब स्टोरीज वगैरह पढ़ते थे, 10 पेज की हुई हिंदी में स्टोरी बता दी गई कि चूहे ने बिल्ली को खाया, मतलब स्टोरीज वगैरह अच्छी स्टोरीज होती थी, ठीक है। आपने ये देखा, चूहे ने बिल्ली सॉरी चूहे ने बिल्ली को खाया, सॉरी उल्टा बोल दिया, बिल्ली ने चूहे को खाया। तो मतलब ऐसी स्टोरीज हम बताते थे, चूहे बिल्ली की स्टोरी बता दी, और भी कुछ स्टोरीज वगैरह बता दी, मतलब हाँ, बड़े बड़े ऑथर्स की हमने स्टोरीज बताई, पर वो स्टोरीज होती थी, एपिक्स वगैरह नहीं होते थे। एपिक्स हमें पढ़ाया ही नहीं गया, मेरे को तो नहीं पढ़ाया गया, हमने नहीं पढ़ा अपने 6 से लेकर 12 अपनी पूरी स्कूल जर्नी में, मैंने आज तक नहीं पढ़ा एपिक्स वगैरह, ठीक है। जो स्कूल में पढ़ाएगा वैसे पढ़ाना चाहिए, अगर आपको पढ़ानी है तो महाभारत रामायण आपके, फिर भगवत गीता इंक्लूड करनी चाहिए हमारे मतलब स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, कि लोग अपने मतलब क्या बोलते हैं पुराने ग्रंथों को भी जाने, अच्छे एपिक्स को भी जाने, पढ़ें, ठीक है। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन। एपिक्स क्या होते थे, लॉन्ग कॉम्पोजिशंस वगैरह होते थे, कुछ मतलब विशाल जो चीज़ें हुई हों, बड़ी चीज़ें हुई हों, स्टोरीज़ वगैरह होती थी अबाउट गॉड्स, गॉड भगवान के बारे में जो स्टोरीज़ वगैरह होती थी, ये उन्हें हम एपिक्स कहते थे, ठीक है। अ फेमस तमिल एपिक सिलापदिकरम was composed by a poet named इलांगो, इलांगो है ना, इलांगो अराउंड 1800 ईयर्स अगो। अब फेमस तमिल जो एपिक थी आपकी सिलापतिकरम, ये किसके द्वारा कंपोज की गई थी, इलांगो के द्वारा, लगभग 1800 साल पहले, यानी 200 AD के आसपास, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आप याद नहीं कर सकते, मतलब याद नहीं, मतलब इन चीज़ों को मैं आपको समझा नहीं सकता कि सिलापतिकरम में क्या लिखा था। अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है शीलापतिकरम का, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। शीलापतिकरम का नहीं, पर ये आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि बताइए तमिल एपिक जो शीलापतिकरम है वो किस पोएट के द्वारा लिखी गई है, तो आप बता सकें इलांगो नाम था उनका। तो ये सब नोट कीजिए, आप अच्छे से नोट कीजिए, नोटबुक उठाइए, एंड जो ये पता है छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यहाँ से आपके पता है एंशंट हिस्ट्री जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, यहाँ से आपके कई सारे MCQs बन गए। अगर मैं सही बताऊँ ना, मोर देन 50+ आपके MCQs सिर्फ 6th क्लास की NCERT से बन गए हैं, अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे। नोटबुक उठाइए, मेजर चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स वगैरह हैं उनको नोट कीजिए एंड रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के लिए देखिए मैं सबसे बड़े बताऊँ, अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखा करिए, पॉइंट्स के फॉर्मेट में बनाया करिए। ये नहीं कि आपने लिखा तो आप अपनी एपिक लिखने लग गई। ये नोट बनाया हमने एक चैप्टर के, पता चला एक किताब भर दी, मतलब एक किताब एक नोटबुक भर दी नोट्स बनाने में। एग्ज़ाम टाइम जब आएगा ना, तो आप अपना सर पकड़ लीजिएगा, अरे यार मैं अब क्या करूँ, अब कैसे पढ़ाई करूँ, इतने सारे नोट्स हैं, कैसे रिवाइज करूँ, माथा गर्म होने लग जाता है। सही बताऊँ 10वीं तक मैं ऐसे ही करता था, मेरे से नोट्स नहीं बनते थे, वो कहते रह जाते थे टीचर्स वगैरह मेरे को कि नोट्स बनाओ बेटे, पॉइंट्स फॉर्मेट में बनाओ, माइंड मैप्स में बनाओ, इतनी जल्दी याद नहीं होंगे। और रट्टा मारता था मैं कि अच्छा दिस 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 दिस, अच्छा ये हो गया, अच्छा हिस्ट्री में ये पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली, अच्छा ये पॉलिटी, अच्छा मैं तो मैथ्स में भी रट्टा मार के जाता था, इतना होता था, ठीक है, कि ऐसे फॉर्मूला रट्टा फॉर्म चलिए उतना उसमें नोट्स नहीं होते थे, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, मैथ्स में तो फॉर्मूले हर कोई रटता है यार, उतने फॉर्मूले किसको याद होंगे,
ठीक है, तो आपने देखा, तो मतलब नोट्स आप बनाइए, प्रॉपर नोट्स वगैरह, ये नहीं कि आप अपनी कहानी लिखने लग गए। अच्छा, अगर मैं वर्ल्ड ऑफ बुक्स बता रहा हूँ तो ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा लिखेंगे। अच्छा, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स, अच्छा ये पूरा लिखा। फिर हमने लिखा तमिल एपिक्स शीलापतिकरम वॉज कंपोज्ड, पूरा लिखेंगे। ऐसा मत करिए, सिंपल सा लिख दीजिए कि एपिक्स क्या होते हैं, लॉन्ग कॉम्पोजिशंस वगैरह जो लिखी जाती हैं, इतने से आप समझ जाएंगे। अगर आप ये मैंने बोली है कि तमिल एपिक जो आपकी शीलापतिकरम है कंपोज्ड बाय पोएट नेम्ड इलांगो, तो आप सीधे लिख दीजिए कि शीलापतिकरम किसके द्वारा कंपोज हुई थी, इलांगो। ठीक है, किसने लिखी थी, इलांगो ने लिखी थी, ख़त्म। ठीक है, छोटे पॉइंट्स वगैरह बनाइए और ये आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, समझे। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट नेम्ड कोवलन who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi, neglecting his wife Kanangi। मतलब इधर तो वो चल रहा है घर वाली बाहर वाली सिस्टम, घर वाली और बाहर वाली का सिस्टम चल रहा है इधर। मतलब कहानी जो इन्होंने एपिक लिखी गई, इसमें क्या है, एक स्टोरी लिखी गई है एक मर्चेंट की जिसका नाम कोवलन है। ठीक है, वो पुहार में रहता है, मज़े में रहता है, उसे प्यार में पड़ जाता है, वो एकदम मोह में पड़ जाता है, एकदम प्यार हो जाता है उसे एक लड़की से जिसका नाम है कनागी। सॉरी, कनागी नाम है ना, क्या नाम है, हाँ, प्यार में पड़ जाते हैं किसके, एक कोर्टिसन होती है, उसका नेम क्या होता है, माधवी से वो प्यार में पड़ जाता है आपका कोवलन। अपनी वाइफ को भूल जाता है वो, कि मेरी उसकी शादी भी हो रखी, किससे हो रखी, कनागी से। मतलब इधर हो गया घर वाली बाहर वाली वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, घर में कोई और, बाहर में कोई और। लेटर ही एंड कनागी लेफ्ट पोहर एंड वेंट टू मदुराई मदुराई। बाद में क्या होता है, ये और कनागी लेफ्ट पोहर छोड़ देते हैं, मदुराई चले जाते हैं। वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज ऑफ द थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। फिर इसे चोरी वोरी में पकड़ लिया जाता है पांड्या किंग के द्वारा। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। किंग कहता है जाओ तुम्हें हम मृत्यु दंड देते हैं, तुमने ये किया तो उसे डेथ की सजा दे दी जाती है। फिर कनागी हु स्टिल लव्ड हिम वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस। जो कनागी जो होती है उसकी वाइफ वो होती है, वो इतनी ज़्यादा प्यार करती थी उससे कि वो गुस्सा आ जाती है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है कि ये इनजस्टिस हो रहा है। एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई। फिर वो पूरी सिटी को मतलब तबाह कर देती, कुछ श्राप व्राप देती हो कि ऐसी कुछ था क्या, ठीक है, श्राप दे देती है। एंड पूरी सिटी मदुरई को बर्बाद कर देती है कि तुमने मेरे प्यार को मारा, तुमने उसके साथ इनजस्टिस किया, मतलब सब चीज़ बर्बाद। अनदर तमिल एपिक, फिर आपने ये समझी शीलापतिकरम की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बता दी मैंने। ठीक है, फिर अनदर तमिल एपिक मनी मैक्कलाई प्रोनाउंसिएशन सही है ना, ठीक है, मनी मैक्कलाई वॉज कंपोज्ड बाय सत्तानार अराउंड 1400 ईयर्स अगो। एक और जो तमिल आपकी एपिक है मनी मैक्कलाई वॉज अराउंड कंपोज कब की गई थी, सत्तनार के द्वारा कंपोज की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए, बिल्कुल लिखिए। शीलापतिकरम आपकी इलांगो के द्वारा कंपोज की गई थी एंड मनी मैक्कलाई आपके सत्तनार के द्वारा कंपोज की गई थी। ये लिखिए, ये पॉइंट्स वगैरह लिखिए भैया, पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, लिखिए, नोट कीजिए बाकायदा। ठीक है, अब बुक वो तो अगर मैं जब आपके लिए इतना बढ़िया लेक्चर्स वगैरह बना के ला रहा हूँ, आपको मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि इसको नोट कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए आप। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। उसके बाद जो क्या है ना कि ये वही है क्या, कोवलन एंड माधवी, वही लगता है, उन्हीं का नाम यूज़ कर लिया इस एपिक में भी। मैं पहली बार अभी पढ़ रहा हूँ ना ये। तो तमिल एपिक है मनी मैक्कलाई, ये सत्यनारायण ने लिखी है। एंड ये स्टोरी किसकी बात बताती है, किसके बारे में बताती है, डॉटर्स जो होते हैं कोवलन एंड माधवी के, उनके बारे। अच्छा, कोई और होगा। These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries. Still, their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. मतलब क्या था, ये जो इतनी बढ़िया जो compositions वगैरह लिखी गई थी, मतलब लिखी गई थी, तो ये स्कॉलर्स ने जो लिखी थी ये खो दी गई, मिली नहीं। इसके हमें कितने सालों, सेंचुरीज़ के बाद इसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह मिले, फिर हमने इसे रिकन्स्ट्रक्ट किया, स्टोरी समझी। अगर हो सकता है, अब ये भी नहीं पता कि हमें थोड़े बहुत उसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह जो लिखे गए थे वो चीज़ मिली थी। ठीक है, पूरी तो मिली नहीं, तो हो सकता है कि ये स्टोरी जो रियल हो वो कुछ और हो, कोई और स्टोरी हो, हमें जो मिली वो कोई और, मतलब हम ऐसा बना रहे हैं। तो मतलब पता नहीं रहता है ना यार, हम कह नहीं सकते, जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं ना वो एक्यूरेटली हम गैस नहीं कर सकते हैं। बहुत रेयर होता है कि हम किसी भी एंशिएंट चीज़ को हम एक्यूरेटली गैस कर सकें, चाहे वो स्टोरी हो, आपकी आर्किटेक्चर्स वगैरह की चीज़ हो या पेंटिंग्स वगैरह, कोई भी चीज़ हो हम एक्यूरेटली उसे गैस नहीं कर सकते, एक्यूरेटली उसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, समझे आप, आई होप आप समझ गए होंगे। अब रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज़, इसमें हम कुछ देखेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब एंड प्रिजर्व करके जो ओल्ड स्टोरीज़ वगैरह रखी गई थी उनके बारे में हम एक बार देखते हैं। ठीक है,
A number of Hindu religious stories that were in the circulation earlier were written down around the same time. हिंदू रिलीजियस जो स्टोरीज़ वगैरह थी वो भी इसी टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है, सर्कुलेट हो रही थी इधर। मैंने बताया नहीं, लेटर वैदिक पीरियड से पहले बोलते जा रहे थे, एक टाइम पे ऐसा है कि कुछ लोग लिखने लग गए, वही था। दीज इंक्लूड, इस टाइम पे पुराणास लिखी गई थी, ठीक है, पुराणास 18 पुराण होती हैं, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेजर मेन पुराण से वगैरह। पुराना लिटरली मीन ओल्ड, पुराना का मतलब लिटरली मीन होता है ओल्ड स्टोरीज, मतलब ओल्ड स्टोरीज वगैरह इन्होंने लिखी, भगवान के बारे में होता होगा, ठीक है, भगवान के बारे में होता था जनरली पुराण वगैरह, मतलब पुराना नाम में ही लग रहा है पुराणास, तो आप ओल्ड समझ सकते हैं। द पुराणास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस, सही कहा था मैंने। पुराणास जो होते हैं इनमें स्टोरीज होती हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की, ठीक है, सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती, इनके बारे में स्टोरीज वगैरह होती हैं। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड, इसके बारे में ये भी डिटेल दी गई होती है कि हम इनकी पूजा वगैरह कैसे करें कि हमें बुद्धि मिले, ठीक है। तो पुराणास वगैरह हैं, 18 पुराण है, ठीक है। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग, इसके अलावा यहाँ पे हमें क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी, वर्ल्ड कैसे बना, इन सब के बारे में नॉलेज दी गई है। किंग्स वगैरह के बारे में बता रखा है। मतलब यार सही बताऊँ, इंडिया ना अमेजिंग है, मेरा भारत महान, सही में अगर मुंह से जब ये शब्द निकलता है ना मेरा भारत महान, तो ये गर्व सा होता है, ठीक है, गर्व होता है। एक चीज़ मैं बात बोलूँ, कई लोगों के कई सारे फेवरेट सॉन्ग्स वगैरह होते होंगे, मैं सॉन्ग्स तो नहीं कहूँगा, पर एक सॉन्ग या एंथम कह लीजिए, नेशनल एंथम जो हमारा है ना, ये सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है कि एक तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है अपने देश में, फिर भी एक नेशनल एंथम हमारा जो है ये सबको जोड़ देता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप थिएटर्स वगैरह में देखते होंगे, जब मूवी से पहले नेशनल एंथम चलती थी। काफ़ी बार मैं थिएटर में गया हूँ, मेरे को नहीं पता सब जगह चलती है कि नहीं, पर मैं जब भी थिएटर में गया हूँ, मैंने मूवीज़ देखी हैं, बाहुबली भी मैं देखने गया था उस टाइम पे भी, कि नेशनल एंथम चला, सारे जगह खड़े हो गए। कुछ वहाँ पे मुस्लिम्स भी थे, कुछ हिंदू भी थे, कुछ सिख्स वगैरह भी थे, कुछ जैन्स वगैरह, मतलब तरह, मतलब उस थिएटर में भी डाइवर्सिटी थी, कई लोग थे, पर उस नेशनल एंथम ने सबको खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, ठीक है। तो मेरे लिए सॉन्ग का ये एंथम सबसे बढ़िया, मतलब एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, ठीक है, मज़ा आता है। अब तब आप इसी से समझ सकते हैं हमारे भारत में मतलब कितनी सारी स्टोरीज़ वगैरह होगी, इतनी सारी मतलब एंशेंट बुक्स वगैरह हैं, एंशेंट नॉलेजेस वगैरह हैं, ठीक है। मतलब पुराण हो गए, वेदास वगैरह हो गए, उपनिषद हो गए, फिर आपके भगवत गीता, महाभारत, रामायण, और भी आपके जातक्स वगैरह, फिर त्रिपिटकास, इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, इतनी सारी किताबें, कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो बात होगी, ऐसी ही तो कोई लिख नहीं देगा ना। अगर उसके 50% भी अगर माने वो सच था तो बहुत बढ़िया, हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। पर पहले आप लोग अपने कोर्स की किताब, सबसे बढ़िया आपको रिकमेंड करूँगा भगवत गीता पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब हमने देखा कि इनके गॉड्स एंड गॉडेसेस वगैरह के बारे में लिखा रहता था, विष्णु, शिवा, पार्वती, दुर्गा माता, इन सब के बारे में लिखा रहता था। दे ऑल्सो सर्टेन डिटेल्स, मैंने आपको बताया कि उनकी पूजा कैसे करें, दुनिया को कैसे बनाया, किंग्स वगैरह के बारे में लिखा जाता था पुराण्स वगैरह में। द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मेंट टू हर्ड बाई एवरीबडी, पुराणास जो थे ये सिंपल संस्कृत श्लोक्स वगैरह में लिखे गए थे, ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास, मतलब इनको किसके लिए बने गए थे, एवरीबडी जो इसे सुन सकता है, वुमेन्स भी सुन सकते हैं, शूद्रास भी, जो लोग मतलब चतुर्वर्ण सिस्टम में शूद्रास मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे भी, ये लोग भी सुन सकते थे, हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, एंड ये लोग वुमेन एंड शूद्रास भी पुराणास पढ़ सकते थे। क्यों? इनको याद कीजिए, मैंने आपको वेदास जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इन लोग को अलाउड नहीं होता था कि ये लोग वेदास पढ़ें, ठीक है। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाई प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू दैम, ज़्यादातर क्या होता है टेम्पल्स में जो पुजारी वगैरह होते हैं ना वो लोग इन्हें पढ़ते हैं, मैंने कई बार देखा हुआ है कि अब पता नहीं वो पुराण पढ़ते कि नहीं, पर कुछ पढ़ते रहते थे, कई लोग बैठे रहते थे, पंडित जी पढ़े जा रहे हैं, वो लोग हाथ जोड़ के सुने जा रहे हैं, तो शायद वही होता होगा पुराण। टू संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ये तो आज भी है, एंड पता नहीं कितने सालों, हाँ 100 सालों तक और भी रहेगी, सेंचुरीज तक, जब तक है मैं तब तक महाभारत रामायण हमेशा याद की जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एपिक्स है ये, 2 फेमस एपिक्स ये भी लिखी गई थी। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दी स्टोरी, द महाभारत इज़ अबाउट अ वॉर, ये स्टोरीज़ वगैरह इसमें थोड़ी बहुत बताई गई महाभारत के बारे में, एंड मैं सही बोलूँ तो 4th क्लास का बच्चा भी ये स्टोरीज अब जानता होगा, ठीक है। जो बच्चा इंडिया के वर्ल्ड कप के बाद भी जीतने के बाद भी पैदा हुआ है ना 2011 के बाद, वो भी महाभारत रामायण जानता है,
आज के टाइम पे। द महाभारत इज़ अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरव्स एंड पांडवस। मतलब एक मतलब देखिएगा धर्म युद्ध था, किसके बीच लड़ा गया था, कौरव्स वगैरह एंड पांडव्स के बीच लड़ा गया था। ये इन दोनों कजन्स थे, ठीक है, कजन्स है। दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन। किसके लिए लड़ा गया था, कंट्रोल चाहिए था इन्हें अपनी कैपिटल पर, कुरुस के लिए लड़ा गया था, कैपिटल हस्तिनापुर चाहिए था इन्हें, मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के लिए दो भाई लड़ गए थे हस्तिनापुर के कैपिटल के लिए, ठीक है। द स्टोरी इट सेल्फ वॉज एन ओल्ड वन बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। मतलब ये कहानी तो देखिए बहुत पुरानी है, पर इसे लिखा लगभग 1500 साल पहले गया था। बोथ द पुराणास एंड द महाभारत आर सपोज टू बी गेव हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। जो वेद व्यास आपके थे ना, इन्होंने ही पुराणास एंड महाभारत को लिखा था, मतलब बनाया, कंपाइल्ड किया था, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। द भगवद गीता विच अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9 वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन महाभारत। भगवद गीता भी महाभारत का ही एक पार्ट है, ठीक है। बुक्स आती हैं, पढ़िए ज़रूर, ठीक है। महाभारत का एक पार्ट है। जब क्या होता है कि अर्जुन जाते हैं बीच में, अर्जुन कहते हैं आपको, श्री कृष्ण को, कि हे प्रभु मुझे दोनों पक्षों के बीच में ले चलिए, मैं दोनों जगहों को देखने, दोनों सेनाओं को या दोनों देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो जाता है तो वहाँ घबरा जाता है। तो उसके बाद भगवान जाता है, अर्जुन बोलता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं अपने लोगों को, भाई बहनों को, मतलब बहन तो नहीं, भाई एंड पितामह वगैरह को नहीं मार सकता। तो उसके बाद श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं कि वत्स सब मोह माया है, आप देखिएगा, भगवद गीता पढ़िएगा। फिर उसके बाद अब रामायण है। रामायण में क्या है, राम की स्टोरी में प्रिंस ऑफ कौशल्या का जो बेटा है, कहाँ, ठीक है, इसको वनवास हो जाता है। इसकी जो राम की जो वाइफ होती हैं सीता, इनको क्या होता है कि रावण का मतलब रावण का नहीं, श्रीलंका का जो राजा होता है, किंग होता है लंका, ठीक है, रावण, वो उठा ले जाता है। फिर रावण की लड़ाई होती है, रावण की वध कर देता है, फिर अपनी सीता को ले आता है। ही वॉन द रिटर्न, को अयोध्या वापस आ जाता है, ठीक है। लाइक द महाभारत दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन, ठीक है। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। जो वाल्मीकि जो आपकी है ना, वाल्मीकि, इन्होंने संस्कृत रामायण लिखी थी। एंड जो हम तुलसीदास है ना, तुलसीदास जो हम कहते हैं, इन्होंने अवधि रामायण लिखी थी। मतलब संस्कृत जो ओरिजिनल जो आपकी रामायण थी वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, इतना याद रखिएगा। द पुराण्स वगैरह हम देखते हैं। द पुराणास वर रिटन एज अर्ली एज 1st सेंचुरी BC। पुराणास जो हैं ये लगभग 1st सेंचुरी BC, मतलब 100 BC जब चल रही थी तब आसपास, मतलब AD शुरू ही होने वाला था उस टाइम में। द पुराणास आर 18 इन नंबर एंड 5 डिविजन्स। पुराणास मतलब लगभग 18 पुराण हैं, एंड ये सारे 5 डिविजन्स में बांटे गए हैं। द 5th डिवीजन इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एज इट कंटेन्स द ट्रेडिशंस अबाउट द डायनेस्टीज ऑफ रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो 5th डिवीजन बताया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एंशिएंट रूलर्स वगैरह, इंडिया के जो डायनेस्टीज थे, रूलर्स वगैरह थे, उनके बारे में बताया गया है। द इम्पॉर्टेंट पुराणास आर द वायु, विष्णु एंड द नात्स्य पुराण। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुराणास वगैरह हैं, जिसमें वायु है आपका, विष्णु है, नात्स्य पुराण है, काफ़ी सारे हैं, शिव पुराण भी है, शिव पुराण है, ये सारे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पुराणास में से हैं। दे गिव अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया। इनसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, ठीक है। द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट में आपके हैं त्रिपिटकास एंड जातक्स ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज अंगस ऑफ जैनिज्म गिव अस अ वाइटल इन्फॉर्मेशन। इनसे भी हमें पता चलता है। दे हेल्प इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में भी इनसे हमें मदद मिलती है। उसके बाद आपके जो संस्कृत कुछ वर्क्स हैं, संस्कृत वर्क्स यानी आपके संगम लिटरेचर जो वगैरह हैं, संगम लिटरेचर की बात की गई है, संस्कृत, सॉरी संगम लिटरेचर कह रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, संस्कृत जो वर्क्स हैं, संगम लिटरेचर नेक्स्ट स्लाइड में आप पढ़ेंगे, जिसमें तमिल वर्क्स हम देखते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम द 2nd सेंचुरी टू 5th सेंचुरी AD। मतलब 200 AD से लेकर 500 AD तक लिखा गया था आपके, मतलब संस्कृत जो लिटरेचर था एकदम बहुत तेज़ी से हुआ था, अच्छे कंटेंट्स वगैरह लिखे गए थे, क्वालिटी में लिखे गए थे, स्पेशली अंडर द गुप्ता एम्पायर के अंदर खासकर ये लिखा गया था। कालिदास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, एनरिच द संस्कृत लैंग्वेज। कालिदास ने संस्कृत लैंग्वेज को एक अलग ही दिशा दे दी थी, मतलब एक बढ़िया तरीके से संस्कृत में पोएम्स वगैरह, नाटक्स वगैरह लिखे उन्होंने। हिज प्लेज, मतलब ड्रामास वगैरह, हिज प्लेज अभिजनन शकुंतलम एंड विक्रमोर्वशी
आर द जेम्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर, मतलब इसके कालिदास जी के जो अभिजनना शकुंतलम है, फिर विक्रम उर्वशी हैं, ये सब क्या हैं, संस्कृत लिटरेचर के जेम्स कहलाए जाते हैं. सम अदर मेजर ऑथर्स वर विश्का दत्ता हु रोट मुद्र राक्षसा. जो अदर मेजर ऑथर्स वगैरह थे जिसमें से एक थे विखा, ये सब लिख सकते हैं आप, ये सब पॉइंट्स नोट कीजिए कि किसने क्या लिखा हुआ है, ये सब पूछा जा सकता है एंशिएंट हिस्ट्री में. कहाँ से कब क्या पॉइंट उठा ले आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप सोचिए कि यार ये कौन सा ऑथर आ गया, इसने क्या लिख दिया, ये कौन सी किताब है, ठीक है, ये कौन सा लिटरेरी सोर्स है, ये कैसी मतलब क्या लिखा है इसने, एंड कौन है इसका, माथा खुजलाते रह जाइएगा ना, पता नहीं चलेगा. तो आप अच्छे से देखिए लिखिए, ठीक है, एंड पॉइंट नोट कीजिए. मेजर इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है ना, बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड जो बुक्स, आपका ये जो चैप्टर है, इसमें आपको मोस्टली यही देखना है कुछ पॉइंट्स फॉर्मेट में, मतलब गिन के ना, एक पेज में एक पेज भी नहीं लगेगा, 10 पॉइंट में आपका ये एकदम. इस चैप्टर से अगर मैं से बताऊँ 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए उठा सकता हूँ MCQs के, आप भी सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप पॉइंट्स वगैरह लिखिए. अमर सिम्हा एक और राइटर थे आपके, इन्होंने ऑथर थे, इन्होंने क्या लिखा है, अमर कोश इन्होंने लिखी है. फिर शुद्राका जो थे इन्होंने लिखा है मृच्चा कत्तिकम, स्पेलिंग शायद गलत है मृच्चा कत्तिकम इन्होंने कुछ लिखा है, ऐसी प्रोनाउंसिएशन आई होप सही हो. फिर पंचतंत्र भी लिखी गई थी इसी टाइम पे. पंचतंत्र की कहानी आपने सबने पढ़ी होगी, बाघ शेर बिल्ली चूहा सब पढ़ा ही होगा आपने, और भी कुछ जिसमें लास्ट में हमें मिल जाता था शिक्षा क्या मिलती है, शिक्षा इसी में था ना, शिक्षा हम इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ऐसे ही कुछ लिखा रहता था. अब कुछ तमिल वर्क से भी हमें देखने को मिलता है. तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज अमंग द स्पोकन लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, मतलब तमिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट नहीं, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ये साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है आपका तमिल, ठीक है. द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ तमिल लिटरेचर इज फाउंड इन संगम लिटरेचर. तमिल के जो अर्ली जो हमें सोर्सेज वगैरह ट्रेसेस वगैरह मिलते हैं तमिल लिटरेचर के, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, संगम लिटरेचर से पता चलता है. फिर आपके देखिएगा द फेमस तमिल एपिक, हाँ सही है, द फेमस तमिल एपिक जो थी आपकी शिलापतिकरम, मैंने आपको बताया, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, इलांगो लिख दिया, इलांगो है वो, सॉरी. शिलापतिकरम लिखी गई थी इलांगो के द्वारा 1800 साल पहले, ठीक है. अनदर तमिल एपिक नेम मणिमकलाई वॉज रिटन ऑन सत्तनार इधर चट्टनार लिखा रखा है यार, स्पेलिंग कैसे गलत हो गई है. सत्तनार के द्वारा लिखी गई थी आपकी 1400 साल पहले, ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछले स्लाइड्स में. अब कुछ स्टोरीज़ वगैरह होती थी, ठीक है, जो ऑर्डिनरी आम लोगों के द्वारा भी बताई जाती थी. हर स्टोरी आपकी बुक्स वगैरह में नहीं लिखी रहती थी, ठीक है. कुछ स्टोरीज ऐसी थी जो आम लोगों के द्वारा बताई जाती थी, तो वो हम देखते हैं. स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. Ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. जो आम लोग होते थे ये लोग भी स्टोरीज़ वगैरह सुनाते थे, कंपोज करते थे पोएम्स सॉन्ग्स वगैरह, गाना गाते थे, डांस करते थे, मज़े में झूमते थे, बारिश आई बरसों रे मेघा मेघा वाला, ठीक है, बरसों रे मेघा मेघा करते थे. प्लेस वगैरह परफॉर्म करते थे, हो सकता है कोई रावण बन गया कोई राम बन गया, मतलब प्लेस वगैरह भी परफॉर्म करते थे. Some of these are preserved in collections of stories such as the Jataks and the Panchatantra. कुछ स्टोरीज़ वगैरह हमें मिली हैं जिसमें हम कहते हैं हमने प्रिजर्व कलेक्शंस वगैरह उनकी बनाई है, तो जातक्स एंड पंचतंत्र में हम इन्हें बांट देते हैं. विच वर रिटन अराउंड दिस टाइम, इसी टाइम पे लिखी गई थी. स्टोरीज फ्रॉम द जातक्स वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपास. जातक कथाएं आपकी जो रेलिंग्स वगैरह हैं स्तूपास पे, एंड इन पेंटिंग्स इन प्लेसेस अजंता. स्तूपास पे हो गए रेलिंग्स हो गए स्तूपास के, पेंटिंग्स वगैरह हो गई अजंता केव्स की. यहाँ पे जातक कथाएं आपको पता चल जाती हैं कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में, आप समझ सकते हैं, ठीक है. अब एक स्टोरी है यहाँ पे, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, एक कहानी लिखी गई है, ये भी हम देखते हैं, मज़ेदार कहानी है मंकी किंग. आई होप आपने मूवी देखी ही होगी मंकी किंग, ठीक है. वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए ग्रेट मंकी. वाह, ऐसी कहानी शुरू होती थी ना पंचतंत्र की. वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग हु रूल्ड फॉर 1000 years, दैट वॉज दिस, मतलब कुछ भी लिखा रहता था. अब हम देखते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए ग्रेट मंकी किंग, मतलब एक राजा था, किसका, मंकी का, बंदरों का एक राजा था, ठीक है. वो कहाँ पे रहता था, गंगा की बैंक्स पे रहता था. कहाँ पे, मतलब रिवर बैंक्स पे जो होती नहीं, गंगा के किनारे रहता था, हिमालयस पे. और उसके कितने मतलब प्रजाति, मतलब बंदरों की भी, मतलब मंकी किंग जो था उसके कितने फॉलोअर्स थे, 80,000 उसकी गिनती थी, मतलब 80,000 उस मंकी के फॉलोअर्स थे. They fed on the fruit of a special mango tree which were very sweet. वो लोग मैंगो ट्रीज पे रहते थे जहाँ का फल जो था, फल क्या नहीं, मैंगो, फल मीन्स मैंगो जो था वो बहुत स्वादिष्ट था, मज़ेदार था, एकदम मज़ा, उन्हें आनंद आ जाता था, जन्नत दिख जाती थी एकदम खाने के बाद उसे, ठीक है. तो उसमें से क्या हुआ,
सच एक्विजाइट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स, वो जो मैंगोज वगैरह थे उसी क्वालिटी के प्लेन्स पे नहीं उगते थे, वो सिर्फ हिमालयस पे, गंगा नदी के किनारे जहाँ से वहीं उगते थे, ठीक है। वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी। एक दिन क्या हुआ कि वो जो मैंगो था ना पेड़ में से, कोई उतार रहा होगा, तोड़ रहा होगा, बेचारे का बैलेंस बिगड़ा, ओ मैंगो गिर गया, ठीक है, मैंगो गिर गया नदी में। नदी से बहता हुआ है, गंगा नदी से बहता हुआ, गंगा माता उसको लेते ही आई एंड वाराणसी में उसे ला दिया। उसी टाइम पे क्या था, देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वाज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट एंड वाज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट। उसके बाद क्या हुआ कि एक राजा था वहाँ का, वाराणसी का, वो डुबकी मार रखा था गंगा नदी में, अपने पाप धो रहा होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, वो राजा नीचे डूबा, जैसे ही ऊपर आया गंगा माँ ने उससे तुरंत ही प्रसाद दे दिया, फ्रूट दे दिया, क्या, मैंगो। उस बेचारे को ये नहीं पता था कि कहाँ से ये आया। तो उसने फ्रूट खाया, मैंगो खाया, उसके बाद खा के ना वो भूल गया कि उसने नहाया भी था। ये मैं अपना ऐड कर रहा हूँ कि एकदम गुमसुम हो गया कि क्या यार ये फल है, एकदम इतना स्वादिष्ट फल मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट मैंगो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया, ठीक है। He asked the foresters of his kingdom whether they could find the tree or for him and they led him all the way to the Himalayas। मतलब क्या हुआ कि उसने जो उसके जंगल जो होते थे जिनको नॉलेज फॉरेस्टर्स वगैरह होते थे अपने उसके किंगडम में, तो उनको कहा कि इस ट्री को जहाँ पे इस मैंगो का ट्री है उसे ढूंढो। तो ये ढूंढते रहते हैं, फिर वो हिमालयस पहुँचते। देयर द किंग एंड द कोर्टियर्स हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज। हिमालय जाते हैं, फिर ये लोग भी मैंगोज वगैरह तोड़ते खाते हैं। At night, the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them। एक दिन क्या हुआ, रात को किंग ने देखा कि उन्होंने देखा कि ये जो मंकीज़ वगैरह भी हैं ना, ये लोग भी मैंगोज खा रहे हैं। तो उसके दिमाग में खुराफाती चली, अगर इन्होंने सारे खा ली तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा, इन मंकीज़ को मार दो, सबको मार दो। However, the king of the monkeys worked out a plan to save them। उसके बाद क्या हुआ, जो किंग था ना, राजा ने अपनी मतलब प्रजा के लिए क्या किया कि उसने सेव करने के लिए अपने फॉलोअर्स को क्या किया, ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री एंड टाइड दैम इनटू फॉर्म अ ब्रिज। ठीक है, उसने क्या किया कि ब्रांचेस वगैरह तोड़ी मैंगो ट्री के, ठीक है, उनको बांधा एंड ब्रिज सा बना दिया, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रिवर के ऊपर। एक तरफ उसने खुद पकड़ लिया, एक तरफ उसने बांध रखा था। उसके बाद क्या, अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड हेल्ड ऑन द वन एंड टिल ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर। जब तक उसने पकड़ा रहा वो एक साइड, जब तक उसके 80,000 फॉलोअर्स पार नहीं कर गए। एग्जॉस्टेड विथ द एफर्ट ही फेल डाउन एंड ले डाउन। वो इतना थक चुका था, इतनी उसकी मंकी जो किंग था, मंकी किंग, उसकी बैंड बच चुकी थी कि वो थक गया, बेचारा हार गया एंड मर गया, बेचारा नहीं रहा। द ह्यूमन किंग सॉ वॉट हैड हैपन्ड एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी। उसके बाद जो ह्यूमन किंग जो था ना, जो वाराणसी का जो राजा था, वो एकदम सदमा आ गया उसे, मतलब सदमा सा लग गया, और ये क्या हो गया। तो उसने पूरी कोशिश की उस मंकी किंग को रिवाइव करने की, जिंदा करने की, पर नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता। व्हेन ही डाइड द किंग मोर्न्ड हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट। तो उसने, उस राजा ने क्या किया कि जब वो मंकी किंग मर गया तो उसे पूरी रिस्पेक्ट के साथ मतलब विदाई, आखिरी विदाई दी गई, मतलब पूरी रिस्पेक्ट दी गई, फुल रिस्पेक्ट दी गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेहतरीन राजा था जिसने अकेले ने 80,000 अपने फॉलोअर्स को सेव कर दिया, ठीक है। दिस स्टोरी शोन ऑन द पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूपा एट भारत इन, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल। हमें ये स्टोरी आपने देखी, ठीक है, मतलब ये स्टोरीज हमें कुछ पता चली हैं। अब यहाँ पे भी आपके सामने जो ये स्कल्पचर है, इस पे आप देख सकते हैं ये राजा बैठा है, वो बंदर क्या तोड़ रहे हैं, आपके मैंगोस तोड़ रहे हैं। फिर हमें जो इन स्टोरीज़ के बारे में हमें पता चला है, सेंट्रल इंडिया में जो आपके स्तूपास हैं भारत, वहाँ पे जो स्कल्पचर्स वगैरह हमें मिले, उनसे हमें ये स्टोरी पता चली है। तो आपने देखा, अच्छी स्टोरी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज कैसल को सपोर्ट कीजिए एंड जस्ट लर्न कीजिए यार, पढ़ाई कीजिए, सक्सेसफुल होइए, अपने एग्ज़ाम्स वगैरह में क्लियर कीजिए यार, नॉलेज कीजिए। जो भी एग्ज़ाम की वगैरह तैयारी कर रहा है यार, अगर मेरी क्लास ना 6 क्लास का लड़का भी देख रहा होगा ना, उसकी मौज हो जाएगी, इतनी बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने। अब राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, कुछ किताबें आपने देख ली कि हमने जातक कथाएं देखी, रामायण एपिक्स वगैरह भी लिखी गई थी। तो अब हम यहाँ देखते हैं ना कि कुछ किताबें जो ऐसी थी ना, जो साइंस वगैरह पे भी लिखी गई थी। साइंस वगैरह मतलब उस टाइम पे समझ लीजिए कि हमारे पास इतनी नॉलेज थी, ठीक है, नॉलेज थी साइंस वगैरह की, कि हमने उस पर किताबें लिख दी।
तो ये ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, नहीं ग्रेटेस्ट मतलब हम कहेंगे इसे अचीवमेंट था इंडियन हिस्ट्री का. This was also the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as आर्यभट्टियम. मतलब इस टाइम पे ऐसा था. आर्यभट्ट, दुनिया इधर से उधर हो जाए आप लोग इनका नाम नहीं भूलेंगे. आर्यभट्ट, द इन्वेंटर ऑफ ज़ीरो, पाई, ज़ीरो का, पाई का जिन्होंने इन्वेंशन किया. और ज़ीरो का जब इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद तो आप पूरी दुनिया ही काया पलट हो गई एकदम. ठीक है, इन्होंने एक मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे. सोचिए इनके पास कोई टेलीस्कोप तो होता नहीं होगा कि ये टेलीस्कोप लगाया, आँख से देखा, हमें मून दिख गया, उधर से वो गैलेक्सी फैला दिख गई, फिर सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करना. ही ये एस्ट्रोनॉमर थे, इनको मतलब इतनी अच्छी खासी नॉलेज थी कि उस टाइम पे मतलब तारों की मूवमेंट वगैरह देख के लोग पता कर लेते थे कि क्या चल रहा है अंतरिक्ष में. रोट अ बुक इन द संस्कृत, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम. ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि आर्यभट्टियम किस के द्वारा लिखी गई है एंड कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है. तो संस्कृत में लिखी गई थी, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी. ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे. मतलब इन्होंने क्या किया, कुछ लोग उस टाइम के लोग थे ना थोड़े बेवकूफ़ थे, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ, मतलब वो लोग सोचते थे कि सूरज उग रहा है तो उन्होंने देखा अच्छा सूरज आ गया, फिर डूब जाता था सूरज, मतलब सनसेट हो जाता था, तब वो सोचते थे कि यार सूरज घूम रहा है, हम खड़े हैं, मतलब हमारी पृथ्वी एक ही जगह है, मूव नहीं कर रही है, वो स्थिर है एंड सूरज रिवॉल्व कर रहा है. पर आर्यभट्ट ने ये कहा कि नहीं, हमारी पृथ्वी घूम रही है अपने एक एक्सिस पे. सोच रहे हैं आप उस टाइम पे इतनी अच्छी नॉलेज थी. और हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जब मैंने आपको सोलर सिस्टम पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस में, या मोशन ऑफ द अर्थ जब हमने पढ़ा था, देख रहे हैं उस टाइम पे आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पे घूमे जा रही है. एंड पृथ्वी जब अपने एक्सिस, देखिए सन, इन्होंने क्या कहा कि सूरज अपनी जगह जो है वो वहीं है, सूरज नहीं हिलता है, हमारी पृथ्वी उसकी तरफ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, जिस वजह से क्या होता है कि दिन और रात होती है. ठीक है, समझ गए. पृथ्वी हम ये तो इन्होंने बताया था, अब आपको मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि दिन और रात कैसे होता है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है. ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल. इन्होंने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया एक्लिप्सेस, ग्रहण वगैरह के बारे में, कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह कैसे होता है. ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फार्मूला वी यूज टूडे. इन्होंने ये भी तरीका निकाल लिया था कैलकुलेट करने का कि हम सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, जो आज भी इतने एक्यूरेट फार्मूले से कि जिसका फार्मूला हम आज भी यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में. फिर आपके हो गए वारा मेहरा, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स हु मेड सेवरल डिस्कवरीज. जो आपके ये भी आप नाम याद रख सकते हैं, वारा मेहरा जो थे, ब्रह्मगुप्त जो थे, फिर भास्कराचार्य जो थे, ये आपके वन ऑफ द ग्रेट मतलब अदर मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह थे जिन्होंने काफ़ी तरीके की डिस्कवरीज वगैरह की. ठीक है, फिर हम जीरो का देखते हैं. एक बार जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया था. तो देखिए, वाइल न्यूमेरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, मैथमेटिशियंस इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल ऑफ जीरो. दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज adopted by the Arabs and then spread to Europe. It continues to be in the use of throughout the world. क्या हुआ कि ज़ीरो का जैसे इन्वेंशन हुआ मैथमेटिशियंस जो हमारे आर्यभट्ट ने किया, उसके बाद क्या हुआ कि अरब्स वगैरह ने जो था इस ज़ीरो को स्प्रेड कर दिया पूरे यूरोप वगैरह में. ठीक है, उसके बाद ये पूरी दुनिया में छा गया. आपको भी पता ज़ीरो आज भी क्या वैल्यू है. ज़ीरो अगर नहीं होता तो अब सोच रहे कि कुछ नहीं होता इस दुनिया में. इससे पहले क्या होता था कि द रोमन्स यूज द सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग ज़ीरो. इससे पहले क्या होता था, जब तक ज़ीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था ना, तब तक हम रोमन नंबर्स यूज़ करते थे. आपको रोमन नंबर्स याद ही होंगे कैसे लिखते थे. ठीक है, फिर आयुर्वेद में भी हमने, मतलब मेडिकल साइंस में भी हम उस टाइम पे इतने आगे थे. देखिए सर्जरी, अगर हम कहें ना कि सर्जरी, अगर आपको कहे कि हम वहाँ से सीख के आए हैं, वहाँ से मतलब यूरोप में इसकी डिस्कवरी हुई थी, अफ्रीका में, इजिप्ट में, तो यहाँ पे नहीं हुई थी सर्जरी की डिस्कवरी. सर्जरी की आपकी जो डिस्कवरी हुई थी वो इंडिया में हुई थी. ठीक है, ये मान लीजिए, आप मान लीजिए कि यही सत्य है. आयुर्वेद इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. आयुर्वेद ने, मतलब मेडिकल साइंस उस टाइम पे हेल्थ साइंस जो थी एंशिएंट इंडिया में डेवलप हो चुकी थी बढ़िया तरीके से, उसका एक सिस्टम बन रखा था. द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वाज चरक, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी सी एंड सुश्रुता 4th century से ही चरक संहिता रिटन बाय. देखिए क्या था, आपके जो दो फेमस जो प्रैक्टिशनर्स थे ना आयुर्वेद के, वो कौन थे. फर्स्ट आपके थे चरक. ठीक है,
जिन्होंने कब तक इन्होंने प्रैक्टिस किया था, 1st एंड 2nd सेंचुरी सी के आसपास, कॉमन एरा के आसपास इन्होंने अपनी प्रैक्टिस, फिर शुशुरात थे 4th सेंचुरी कॉमन एरा तक इन्होंने अपना किया था। फिर चरक संहिता जो बुक है, ठीक है, रिटन बाय चरक, इज़ अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन। चरक संहिता मतलब इनके पास मेडिसिन की इतनी अच्छी नॉलेज थी चरक के पास, कि इन्होंने एक किताब लिखी चरक संहिता, जिसमें इन्होंने रिमार्केबल चीज़ें बताई गई हैं इन्होंने मेडिसिन के बारे में। इन हिज ट्रीटाइज सुश्रुता संहिता, सुश्रुत स्पीक्स अबाउट द इलेबोरेट सर्जिकल, मतलब सुश्रुत जो सुश्रुता क्या है, सुश्रुता जो संहिता है, इन्होंने सुश्रुत जो संहिता है ये सुश्रुत ने लिखी थी। एंड ये लोग क्या कहते थे, सर्जिकल प्रोसीजर्स जो होते थे ना, सर्जिकल प्रोसीजर्स को इन्होंने डिफाइन किया, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में इन्होंने बताया गया था सुश्रुत ने। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे आर्यभट्ट हो गए जिन्होंने बताई हैं कि पूरे मतलब एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। उसके बाद आपके चरक हो गए, महर्षि चरक 200 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये कुछ ले रखा है चरक संहिता, मतलब BC बिफोर क्राइस्ट नहीं, हाँ आप कॉमन एरा में था, मतलब आप यहाँ पे ओरिजिनल डेट लिखी 1st एंड 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में लिखी गई थी। चरक ये हो गए, आप देख रहे कि इन्होंने मेडिसिन की इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी, देखिए अपनी चरक संहिता लेके भी बैठे हुए शायद। फिर आपके सुश्रात हो गए, इन्होंने सर्जरी सीख ली थी, ये देखिए बच्चे की आँख की सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग आज से 1500-1700 साल पहले हमने मेडिकल साइंसेस में भी अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त हो गई थी हमारे ऋषि मुनियों साइंस वगैरह जो थे, या उस टाइम पे जो ये लोग फॉलो करते थे। चरक संहिता इन्होंने लिख दी, सुश्रात ने सुश्रात संहिता लिख दी, जिसमें आपका ये सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गए, फिर मेडिसिन के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज दी गई। मतलब सिर्फ बुक्स हमारे लिए एपिक्स हो गए, जाटक कथाएं हो गई, या रिलीजियस कुछ टेक्स्ट वगैरह हो गए, संगम लिटरेचर, इन्हीं में नहीं लिखी थी हमने। बुक्स लिखी थी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बुक लिखी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बुक लिखी आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टियम लिखा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। चरक ने चरक संहिता लिखी, दूसरा क्वेश्चन इसी 2 स्लाइड्स में से बनता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, तीसरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सब लिखा गया। और उसके बाद मैंने आपको 3 और मतलब राइट ऑथर्स के बारे में बताया, अदर जो जिन्होंने ऑथर्स कह रहे हो, मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में बताया, जो कौन थे आपके, वाराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे एंड भास्कराचार्य थे, ये 3 थे। मतलब देखा, मेडिकल साइंसेज होगी, एस्ट्रोनॉमी होगी, मैथमेटिक्स में हो गई, मतलब इनमें भी हम उस टाइम पे पकड़ बना ली थी हमने, इनके बारे में भी उस टाइम पे हमें नॉलेज थी एंड लिख रहे थे। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा इतना बेहतरीन चैप्टर मेरे को लगा, ये बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड जो आपका बुक्स हैं, इतना बेहतरीन लगा मेरे को, बहुत मज़ा आया ये आपको पढ़ाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप समझे होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है ये चैप्टर, तो वीडियो करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड तहलका मचा दीजिए। बस नॉलेज कैसे सपोर्ट कीजिए, उसके कमाल देखिए, कंटेंट्स आपके लिए लाऊंगा। एंड तो आप सबके लिए एक और गुड न्यूज़ कि हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर ली है, हमने अपना फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया है। अब हम सेकंड स्टेप अपने एनसीईआरटी का जाएंगे, जिसमें हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एंशंट हिस्ट्री कवर कर दी पूरी, अब हम धीरे धीरे मेडाइवल हिस्ट्री जाएंगे। फर्स्ट 2 चैप्टर्स में तो उतनी मेडाइवल में हम नहीं जाते, मेन आपको शुरू होगा दिल्ली सल्तनत से देखेंगे हम, उससे पहले भी थोड़े बहुत है राजपूतानास के बारे में शायद जाने। उसके बाद हम पॉलिटी के भी बुक शुरू करेंगे। फिर हम सबसे पहले मंडे को देखिए आपकी ज्योग्राफी की लेक्चर आएगी, मैं अभी बता दूं, मंडे ज्योग्राफी आएगा एनसीईआरटी, ट्यूसडे आपकी हिस्ट्री, वेडनेसडे आपकी पॉलिटी की आएगी, 3 दिन की एनसीईआरटी चलेगी। एंड थर्सडे टू संडे या सैटरडे आपके 3 से 4 दिन जो वीक में होंगे वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के चलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से करा दूंगा। तो आपको एक मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी शुरू होने वाली है। मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है वर्ल्ड ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन की, आप वो वीडियो देखिए, वो बहुत बढ़िया से मैंने उसमें समझा रखा है कि हम उस कोर्स में करेंगे क्या। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, वन ऑफ द बेस्ट होगा ये, यूट्यूब पे पूरे आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज कैसल को, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।